Subscribe to Dostcast. What is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you are new to my channel, please subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday. आज की हमारी गेस्ट बुलंदशहर की टॉप कॉमेडियन, हंसी की शानदार शख्सियत, जिनका अपना एक शो आया था सोनी लिव पे, सलोनी कौर, ऑल्सो नोन एज सलोने ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. इतने मज़े आए, इतनी बकचोद बातें. आई थिंक शी इज़ अ जेम एंड ऑनेस्टली वन ऑफ कॉमेडीज टॉप राइजिंग स्टार्स, इंटरनेट कमेडियंस के माध्यम से एटलीस्ट. द एपिसोड विद सलोनी कौर बिगिन्स इन 3, 2, 1. एनीवे, तो यार सलोनी, आपकी जर्नी आ रहे हैं. मैं कितने स्ट्रगल्स से निकल कर आई हूँ. हाँ यार, मैंने कहा यहीं जोश टॉक शो बना देते हैं थोड़ी सी. बिल्कुल बिल्कुल. तो पहले तो आपकी स्ट्रगल्स की बात करते हैं. जी जी. कितना मुश्किल होता है एक रीलर बनना, और क्या क्या आपको तपस्याएं करनी पड़ी हैं यहाँ इस मुकाम तक आने के लिए? बहुत मुश्किल. यहाँ इस मुकाम तक आने के लिए तो मुझे बहुत तपस्या करनी पड़ी. मैं 1 घंटा तपती हुई गाड़ी में बैठ के फरीदाबाद की सड़कों से निकल कर यहाँ आई. उसने कहा था सीएनजी इसलिए एसी ऑन नहीं करा. जी जी. उसने बोला कि पैसे बहुत बढ़ गए, एसी बिना चलाए चलेंगे हम, शीशा नीचे कर लीजिए आप. तो मैं वैसे आई और बहुत अच्छी धूल धक्कड़ मेरे मुंह पे लगी है. बहुत मज़ा आया. तो जर्नी हैज़ बीन गुड सो फार. और अगर मेरे करियर की जर्नी की बात करें तो मैंने ऐसे, यार मैं क्या बोलूँ, ऐसे कुछ स्ट्रगल्स नहीं किए हैं. इंटरनेट नहीं था मेरे पास, मतलब नहीं. वो तो हमने जो स्टॉक में देख लिया था कि तो बस उतना ही है. अब उसको मैं क्या बड़ा चढ़ा के बताऊँ. इंटरनेट एक ज्ञान की परिभाषा वाली बात जो तूने बोली थी ना जो स्टॉक्स के अंदर, मेरे को इतना, एक तो उस पूरी जो स्टॉक के अंदर ना, जैसे लोग यूजुअली जो स्टॉक देते हैं, मैंने कई देखी हैं, पर वो बड़ी इनटॉलरेबल सी होती हैं प्राइमरीली बिकॉज वो कुछ बात कर रहे होते हैं, फिर वो अपने दुख दर्द में बहुत, मतलब 10-15 मिनट के लिए चले जाते हैं. तो दुख दर्द 2 मिनट का अच्छा लगता है, लेकिन 10-15 मिनट ऐसा लगता है कि मैं देवदास क्यों ना देख लूँ इसके. वो इंडियन आइडल में अच्छा लगता है वो दुख है ना, कि मैं अभिजीत सावंत हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ स्ट्रगल में अमित साना हूँ बैक इन द डेज. पर तेरी जो स्टॉक में हर 2 मिनट में रिलेटेबल बात आ रही है कि हमारे घर वाले बोलते थे क्या महंगी बॉटल दिलानी है इसको, कोक की वो दे देते. वो एक रिलेटेबल, पता नहीं, लाइक आई गेस यू आर जस्ट लाइक अ ग्रेट ऑब्जर्वर या व्हाटएवर, लाइक, बट नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ रिलेटेबल आता रहता है. मैं सारा तेरा कंटेंट बिंज वॉच करता हूँ ना, आई एम लाइक ये कितना फनी जोक था. फिर मैंने जोक्स लिख लिए कि मैं ये इन पर टिप नहीं करूँगा. बहुत क्रेजी ब्रो. यू स्टार्टेड इन 2017, लेकिन सफलता अभी तुम्हारे कदम चूमी है. हाँ, 2019 में कदम चूमी. हाँ. फिर उसके बाद लॉकडाउन में और कदम चूमी. हाँ, लॉकडाउन में मेरे तो मज़े आ गए थे यार. हाँ. बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि कितनी इनसेंसिटिव है, बट मैं क्या करूँ. नहीं, अरे यार, हमारा भी करियर लॉकडाउन नहीं बनाया है, तो हम मतलब काफी करियर लोगों के बिगड़े और काफी लोगों के बन गए. अगर लॉकडाउन एक देवी होती मैं उन्हें पूछता, मतलब मैं तो ऐसा समझता हूँ कि मेरा बहुत फायदा हुआ था. मेरा भी. पर अब जैसे तेरा भाई भी कंटेंट बनाता, तुम भी बनाते, तो घर पे क्या बातचीत चलती है यार? तेरा CPM कम आ रहा है, मेरे शॉर्ट्स चल रहे नहीं चल रहे, क्योंकि अगर मेरा कोई भाई बहन ऐसा करता, मैं तो पूरे दिन ये बात करता कि यार दुनिया पर राज करते हैं. नहीं, हाँ, तो बात तो हमारी ऐसी होती है. मैं भी एक दिन कभी कभी सुबह उठ के ऐसे बोलती हूँ कि यार हम कंटेंट की दुनिया के वो बनेंगे क्या फरहान अख्तर और जोया अख्तर. तेरे को याद है पोकेमॉन में टीम रॉकेट होती थी? नहीं देखा पोकेमॉन? नहीं, मैंने कोई कार्टून नहीं देखा. मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था, हम सिर्फ क्रिकेट देखते थे. अच्छा, तूने क्रिकेट देखा है? हाँ. तो फिर अच्छा, क्रेजी. मुझे नया मोंगिया पता है पोकेमॉन नहीं पता. तो तुम लोग मतलब ऐसे बैठ के नहीं बात करते यार कि उसका कंटेंट अच्छा है, ये कर देंगे हम? हाँ, ये हम करते हैं. मतलब ऑब्वियसली हाँ, ये क्योंकि अब हमारा काम ही यही है, तो और सेम काम है, और हम दोनों एक दूसरे के काम में काफ़ी इन्वॉल्वड हैं, क्योंकि हमें एक साथ में भी हम कर ही लेते हैं काफ़ी चीज़ें, और हम जो शोज़ वगैरह बनाते हैं वो साथ ही बनाते हैं. तो हम ये सारी बातें तो करते ही हैं कि यार ये बंदा, अगर उन्होंने किसी को डिस्कवर किया, अभी जैसे हम लोग कार में बात कर रहे थे अनमोल की, तो वो पहले भैया नहीं देखा था, उन्होंने, हाँ, अनमोल बब्बर. तो मैंने देखा, मैंने यार ये तो बहुत ही फनी है. तो फिर वो हम इसलिए भी देखते हैं कि हम उनसे कुछ सीख जाएं. अब हम ये थोड़ी ना फॉलोअर्स के हिसाब से थोड़ा ना देखते हैं कि भाई अब हम इससे क्या सीखेंगे. वो हमें पता है कि यार वो भी फनी जोक्स मार रहा है, तो अब वो किस तरीके से जोक्स फ्रेम कर रहा है, हम वो उससे कुछ सीख सकते हैं. तो ये तो हम सारी बातें करते हैं घर पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं किसी काम में बिजी हो गई, मैंने 2 दिन कुछ नहीं डाला, और अपने गेम में तो सारा ही कंसिस्टेंसी का गेम है सारा. अपना तो धंधा है भाई, सब यही है. तो फिर वो सुबह आके एक पेप टॉक मुझे मिलती है भैया से कि क्या कर रही है तू, 2 दिन से तूने कुछ नहीं डाला. तो वो वाला भी सीन रहता है कि वो समझाते भी हैं. तो हमारे यहाँ तो ऐसी बात. कभी घर से दूर रह के तूने कंटेंट बनाया कि मतलब जैसे मुंबई में 4-5-6 महीने, तो वहाँ कौन पेप टॉक देता है यार कि तेरा कंटेंट नहीं आ रहा? नहीं तो मैं मुंबई थी 6 महीना जब हमने शो किया था सोनी लिव के लिए अनकॉमन सेंस, तब मैं 6 महीने मैंने बस OTP आ रहा था सोनी लिव का, देख नहीं पाया मैं. अरे यार अब मैं क्या बोलूँ उनकी ऐप के बारे में, मुझे तो शो दिया है तो नहीं, मैं भी सोनी लिव से बहुत प्रेम करता हूँ. मेरा भी कुछ फ़ायदा करा है उन्होंने पास्ट में, जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता.
पर बहरहाल तो मुंबई के अंदर यू वर स्टेइंग अलोन टू फिल्म दैट शो, राइट? नहीं, मैं अलोन नहीं थी, तो मेरा भाई भी था वहाँ पे, बट 2 महीने के लिए मैं अकेले भी थी। तो वो फिर वही होता था कि कॉल पे मोटिवेशन मिल जाती थी वो कि क्या तू दिन भर सोती रहती है क्या? तेरा शूट तो सिर्फ संडे को या हफ्ते में 1 दिन और होता है, तो पूरा दिन क्या करती है? फिर वो खुद भी रियलाइज़ हो जाता है। और क्योंकि अपने लिए क्या है ना कि उतनी मेहनत नहीं लगती है। जैसे मैंने बोला कि मेरा एक तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स मुझे लगता है मेरी ठीक ठाक है, बढ़िया है। हाँ, तो वो हो जाता है, अंदर से ही आता है कि यार ये बना देते हैं। और अगर ऐसे करंटली कुछ चल रहा हो उस पर तो कंटेंट आना ही होता है मेरी साइड से, मतलब मुझसे रुका ही नहीं जाता है। तो कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं था कि मैंने पूरे हफ्ते कुछ ना डाला हो, या 1-2 दिन वो काम की वजह से ही नहीं होता था। तो अपने अंदर से ही मन करता है कि यार कुछ बना देते हैं, अभी ये बहुत फटेगा। वो अब तो हो चुका है वैसे। जैसे फटने की बात करते हैं, जो कंगना रनआउट वाला कैरेक्टर है उसके अंदर इलॉन मस्क और जैक डोर्सी पे एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा और तुम्हारे बेटे AEIOU, जो AEIOU वाला जोक था ना, मैंने वो लिखा, मैंने कहा यार ये इतना सटल है, लोगों ने ध्यान में नहीं दिया होगा। जिनको पता है कि एक्स उसके बेटे का नाम कुछ अजीब सा XAE12, हाँ, वो आर्च पता नहीं क्या बोलता है उसको, अजीब सा ही नाम है। बट लाइक ये लाइक आर यू लाइक फॉलोइंग समथिंग ऑन ट्विटर? तो देख रही होती है कि यार क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, लाइक व्हाट यू डू? क्योंकि हर इंसान, मैं भी मार्केट में देखता रहता हूँ भाई क्या क्या चल रहा है। लाइक बेसिकली ट्विटर, इंस्टाग्राम हमारे अखबार की तरह है कि पता लगता है ना क्या क्या। सो लाइक हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे क्या वीडियो बना सकते हैं? मेरा ये शुरू से ही रहा था कि मैं न्यूज़पेपर वगैरह हमेशा से पढ़ती थी। तो स्कूल में NI वाले NI जो टाइम्स ऑफ इंडिया का बच्चों वाला एडिशन आता है ना? नहीं अच्छा, स्कूल में नहीं आता था, हमारे में आता था। हमारे यहाँ तो यही सब आते थे, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स के। हमारे नहीं आते हैं, हमारे यहाँ एक ही बेरोजगार न्यूज़पेपर आता था। एनीवे, हाँ, तो मेरे पेरेंट्स का हमेशा से, पापा का स्पेशली ये रहा था। और ये थोड़ा ना, जैसे मुझे बचपन से ही मिमिक्री का और इस सब का बहुत हो रहा है कि जो दूसरा कर रहा है तो वो कर लो। ऐसा बचपन से था। और मैं घर में सबसे छोटी थी, तो मैं देखती थी कि मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सुबह सुबह पहले दादाजी पढ़ते थे, फिर पापा, फिर वो भैया को मिलता था। ऐसे चेन बनी होती थी। मैं सबसे छोटी थी, मुझे एंड में मिलता था। तो वो शुरू से मैं देखती रहती थी। तो चाय के उस पर स्टेन भी लगे रहते थे? नहीं, वो बहुत, हमारे यहाँ हमसे ज़्यादा हमारे न्यूज़पेपर की रिस्पेक्ट होती थी। उस पर एक भी क्रीज नहीं होती थी, एकदम प्यार से उसे फोल्ड करके रखा लोग जाता ऑफेंड था। हो जाते हैं ना अगर आप सेकंड टाइम रीडर और किसी ने चाय या तो सब्जी लगा रखी है उसके ऊपर के वो तुम्हें मिल रहा है। वो दोपहर तक हो जाता था। नरेंद्र मोदी ने ये करा और उसके मुंह पे सब्जी लगी हुई, तो बोल रहे क्या यार मैं क्या पढ़ूं? दोपहर तक हो जाता था वो, बट सुबह तो अच्छे से ही मिलता था। और फिर मुझे मतलब अपने मन से कभी नहीं था ऐसे कि न्यूज़पेपर पढ़ूं मैं, ऐसे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बट फिर वो धीरे धीरे डेवलप हुई। जब मैं अपने पापा को दी, मैंने कहा न्यूज़पेपर में ऐसा क्या आता है जो लड़ते हैं ये लोग कि हमें पहले दो। तो मैंने पढ़ना किया, फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा। अब न्यूज़पेपर घर में आना बंद हो गया है, बट अब बंद हो गया है। हाँ, अब सब फ़ोन पर ही पढ़ लेते हैं। मैं ई-पेपर देख लेती हूँ वैसे। ई-पेपर अच्छा, मुझे लगा ई-वे पे क्या देखते हैं। नहीं, ई-वे नहीं। तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेती हूँ। और वही ट्विटर वगैरह, मुझे ट्विटर बहुत फन लगता है। मतलब ट्रोलिंग वगैरह छोड़ दो, वो जो भी है, मेरे को तो ट्रोलिंग से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फन है यार, वहाँ अलग ही दुनिया है। तो मैं तो सुबह से ही देख लेती हूँ कि आज क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है। वहाँ तो ट्रेंड्स भी 2-3 घंटे में ही चेंज हो जाते हैं। तो जैक वाला मुझे लगा था कि ये तो अभी बहुत ही सही होने वाला है कि इलॉन ने ले लिया। और इलॉन अलग ही दिमाग है यार उस बंदे का। वो सोचो सबको बैठ के खुद, मतलब भले ही उसकी टीम होगी जो रिप्लाई कर रही होगी, बट वो रैंडम ट्वीट्स पे भी रिप्लाई कर दे रहा है। नहीं, वो खुद करता है सब कुछ। चलो खुद कर रहा है तो फिर तो और ही क्रेजी है। वो ये दिखाता है कि यार मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। और आई थिंक उसका ऐसी स्ट्रेस वगैरह कम रहता है, क्योंकि यार आप इतने बड़े आदमी हो, आपको इतना सारा काम करना है, और अगर आप थोड़ा जोक भी नहीं ले सकते। हाँ, वो थोड़ा उसकी पर्सनालिटी से लगता है कि वो स्ट्रेस लेने वाला बंदा तो नहीं है। जैक डोर्सी की पहली ट्वीट एज एन NFT बिकी थी 260 मिलियन की, और अभी उसके $260 या न जाने कितने मिले हैं। तो बहुत बुरा हुआ उस बेचारे के साथ, बहुत उसने तपस्या करी थी, लेकिन उसका समय खत्म हो गया है। बहरहाल आपका समय शुरू हुआ है। मेरे को ना ऐसा एकदम नीलेश मिश्रा की टीवी न्यूज़ एंकर, तूने उसकी भी करी थी ना पैरोडी स्लो। तूने यार हर इंसान के बाप माँ हर एक तूने कुछ छोड़ा है, मतलब कि जैसे हाँ, अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे भाई को ना एक रीलर्स का महासंग्राम बिठाना चाहिए कि आओ शिष्य हम बताते हैं कैसे अपने वो मास्टर क्लास करते हैं ना, जैसे जाकिर खान करते हैं फ्रंट रो पे, ऐसे करा रील्स कैसे बनाते हैं। नाइस आइडिया, कर सकते हैं, इधर से पैसा छाप सकते हैं। और क्या, अच्छी तरह। भाई देखो, रील पे क्या करना होता है, फनी रहना होता है, पहले 3 सेकंड में हुक मारना होता है, लाइक आई डोंट नो। एग्जैक्टली। मैं तेरा सोशल ब्लेड देख रहा था, जैसे देखते नहीं है लोग यूजुअली, लेकिन जो ऐसे देखते हैं ना कि भाई मेरे कंपेरेटर के कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तेरे चैनल पे यूट्यूब पे डेली 10,000 आए हैं, 1 से लेके 8 मई तक डेली 10,000 सब्सक्राइबर आए हैं। लोगों की जमा पूंजी होती है 10,000 सब्सक्राइबर 2 साल की। एक पॉइंट वो भी था जब महीने के 10,000 आ रहे थे। अच्छा। तो बट फिर हमने ध्यान देना शुरू किया। दोस्तों यहाँ स्ट्रगल दिख रहा है। हाँ कैमरा में देख के कर देती हूँ स्ट्रगल। एनीवे, हाँ। तो मतलब लाइक व्हाई डू यू थिंक योर शॉर्ट्स इज एक्सप्लोडेड? एक तो हर प्लेटफॉर्म का ऐसा होता है कि कोई एक वो नई चीज़ लेकर आते हैं
तो वो एक्सप्लोड करता ही करता है, क्योंकि वो उसको पुश करेंगे। ये तो मैं इस पे अपने कंटेंट पे भी नहीं जा रही कि गाइस मैंने इतना अच्छा बनाया कि वो तो एक्सप्लोड करना ही था वो भी नहीं बोल रही मैं। ऑब्वियसली जब रील्स आए थे तो आप देखो कि शुरुआत की रील्स आपकी कोई भी बना रहा था उसकी मिलियन जा रही थी। हम लोग के ज़्यादा फॉलोअर्स थे, ओ भाई कोई बात नहीं हम लोग के ज़्यादा फॉलोअर्स थे तो हमारी गई थी सिर्फ 13-14 मिलियन। तो वो पुश किया उन्होंने, क्योंकि उनका नई चीज़ आई है तो ऑब्वियसली वो उसको बेचेंगे। तो ऐसे ही जब यूट्यूब शॉर्ट्स आए तो उन्होंने शॉर्ट्स को पुश करना शुरू किया। और शॉर्ट्स का ये है ना कि 1 मिनट किया आपने, जल्दी जल्दी 3-4 देख ली तो सब लोग देखते हैं। मैं देखती हूँ मेरे पेरेंट्स जिन्हें मैंने सिखाया भी नहीं कि शॉर्ट्स कहाँ पर आती हैं, रील्स कहाँ पर आती हैं, वो देख रहे होते हैं। तो ये बहुत ईजी है इसको देखना। यूट्यूब के लिए और वीडियोज़ का क्या, आपको कुछ कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, यहाँ वो आता जा रहा है देखते जा रहे हैं। तो जब शॉर्ट्स आए तो पहले तो मैं लॉन्ग फॉर्म करती थी, या तो 1 मिनट ही बनाती थी, उससे थोड़ा ज़्यादा भी होता था। फिर मैंने शॉर्ट्स पर ही ध्यान देना शुरू करा थोड़ा, तो वो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा पुश मिल रहा है उससे। और फिर जो मैंने तभी वो नया कैरेक्टर भी निकाला था नानू का, तो वो भी वहाँ से काफ़ी उठा। तो तूने अब ये चीज़ नोटिस करी कि जैसे ही लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आए, जैसे पॉडकास्ट, वो वायरल ज़्यादा जाते हैं, शॉर्ट्स वायरल ज़्यादा जाते हैं। जो ये 4 से 20 मिनट वाले वीडियोस हैं, ये लाइक देयर जस्ट डिक्लाइनिंग ओवरऑल इन सर्चेस इन यूट्यूब, राइट? ये तो है। और उसकी ऑडियंस भी अलग है ना, जैसे मैंने बोला, अब कोई पॉडकास्ट, अब मेरे पेरेंट्स को अगर फीड पे उनके पॉडकास्ट दिख भी रहा है तो वो काफ़ी सोचेंगे कि 4 मिनट का देखूं या ना देखूं। रील 1 मिनट की फटाफट से देख ली। तो मैं तो, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा है, मैं तो पॉडकास्ट वगैरह बहुत सुनती हूँ। तो बट वही है कि उसकी ऑडियंस अभी लिमिटेड ही है। इंडिया में उतना अभी कोई और अब तो बूम आ गया है, अब तो बूम आ गया है। पहले तो हम बनाते थे, हमारे पे आते थे ऐसे 200 व्यूज, 300 व्यूज। अब तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कहीं नहीं गए। ठीक है, कहते हैं। मैं भी देख कर आई ना थोड़ा नहीं, हर जगह नहीं, ये भी बात है इसके अंदर। क्योंकि ना पॉडकास्ट में भी जो यूट्यूब नेटिव्स होते हैं ना, उनको लोग देखने में इंटरेस्टेड है। या जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या जियो पॉलिटिक्स में ऐसे हैं। आई स्टिल थिंक जो वीडियो पॉडकास्ट वाला गेम है अभी भी ये इट्स बेस्ड अराउंड लाइक यूट्यूब कोलैबोरेशंस। हाँ वो तो है मेरे हिसाब से, मैंने जो देखा है जितना भी। हाँ अभी तो मतलब मैं दूसरे वाले भी काफ़ी सुनती हूँ। हाँ, जैसे मेरा एक फेवरेट पॉडकास्ट है, 3 ताल नाम है उसका। वो 3 ताल किसका पॉडकास्ट है? वो आज तक रेडियो का पॉडकास्ट है और उसमें 3 लोग बैठ के सिर्फ फन करते हैं। वो किसी को गेस्ट को नहीं बुलाते हैं कभी भी, वो रैंडम टॉपिक्स पे सिर्फ फनी बात। ये अच्छे हैं ये न्यूज़ चैनल वाले पॉडकास्ट। क्योंकि मेरे को पता है इंडियन एक्सप्रेस का भी है। इंडियन एक्सप्रेस का वो तो उन चीज़ों का है ना, वो जो वो देश दुनिया में चल रहा है उस पर नॉर्मली डिस्कस करेंगे कि तो देश में वहाँ बम फट गया तो अब उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, AIR FM रेनबो सुन लो गाइस, दूसरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। उनका तो वो वाला रहता है। बट 3 ताल का क्या है, वो 3 लोग हैं, उसमें 2 तो ऐसे 50 साल के हैं और एक है थोड़ा 30 साल लगभग। तो वो तीनों बैठ के जो अभी चल रहा है उसी पे बात करेंगे। बट जैसे हम जिस नज़रिए से देखेंगे ना उसको, वो वैसे ही देखते हैं कि देश में बुरा चल रहा है तो वो जोक मार देंगे। ये नहीं कि देश में जो बुरा चल रहा है उसे हम ठीक कैसे करें, ठीक करने का नहीं सोचेंगे, वो जोक मारेंगे उस पर। तो वो बहुत फन लगता है। तो मैं तो वो, और उसमें वीडियो भी नहीं होता, वो सिर्फ ऑडियो ही है वो तो ये कहाँ लाइक स्पॉटिफाई वगैरह पर? हाँ सब पर है, एप्पल पॉडकास्ट सब पर है। एक और पॉडकास्ट भी था IVM पॉडकास्ट का, पुलियाबाजी। ओके, वो मेरा पहला पॉडकास्ट था जो मैंने सुना। दोस्तों, वर्नैकुलर पॉडकास्ट सुनने वाली सलोनी गौर आज हमारे बीच आई हैं। क्या बात है ये दो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन आज भी लोग थोड़े एस्पिरेशनल पॉडकास्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं। बट जो फनी उसके अंदर स्पेशली हिंदी बहुत कम सुनते हैं। 3 ताल और पुलियाबाजी दोनों ही हिंदी है ये। बट हाँ मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि पॉडकास्ट से ना, जैसे वीडियो वाला तो अभी उतना नहीं मुझे पता, लेकिन ऑडियो वाले में एक थोड़ी रेडियो की फील आती है। तो मेरे पापा बहुत सुनते हैं, तो ये पापा वाली जनरेशन को फिर से वो वाला टाइम उनका याद आ गया उनको। पॉडकास्ट पर किस टाइप के न्यूज़ वाले सुनते होंगे ना वो ज्यादा? 3 ताल सुनते हैं वो भी। हमने आदत लगाई, मैंने कहा ये चीज़ सुना करो आप, क्या दिन भर ये। अभी क्या है, उनके पास नया फ़ोन आया तो उन्होंने नेटफ्लिक्स वगैरह सब देखना शुरू कर दिया और उनको सब कुछ पसंद आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट दिया था, नया बनाया था? नहीं, मैंने अपना ही दिया। तेरा एल्गोरिथम बर्बाद हो गया होगा। वो तो ठीक है, मेरा भी बर्बाद हो चुका है। सारी ब्रूस विलिस की पिक्चरें मेरे उसमें, मैं I can't even recognize it. अरे मेरे पापा तो पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, बट उनको सब कुछ पसंद आ रहा है। तो हमने सोचा, मैंने कहा आप अपना कुछ टेस्ट भी डेवलप करो ना। अब आप जो भी देख रहे हो आपको सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, ऐसे थोड़े ना होता है। जो चीज़ बुरी है वो बुरी है। तो और वो फिर ऐसे आते हैं कि तुमने तो बोला वो पिक्चर बड़ी बुरी है, मुझे तो ठीक लगी। मैंने कहा यार, फ्राइडे पिक्चर देखने जाने वाली जो जनरेशन है, कुछ भी पिक्चर आ रही जा रहे हैं फ्राइडे को। तो अब लेकिन हमें उन्हें पॉडकास्ट की आदत डाली, अब उनको मजा आ रहा है और वो यही कहते हैं कि इसमें रेडियो वाली फील आती है। तो वापस से वो वाला टाइम याद आ गया। एक्चुअली रेडियो में एड्स वगैरह भी होते हैं और ना रेडियो थोड़ा इनफ्रीक्वेंट है, तुम्हें गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तुम्हारे पास वहाँ रेडियो होना चाहिए घर पे। और 10,000 एड्स किसी बिल्डर डेवलपर के आने के बाद थोड़ी सी वो आरजे आके बोलता है, वो भी एक कॉर्पोरेट वॉइस के अंदर। हैव यू लिसन्ड टू लव गुरु? हाँ देखे हैं, सुने तो हैं। ब्रो वो क्या इंसान है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट उसकी एडवाइस को रिव्यू करेगा ना, चांटे मारेगा। एक लड़की आके कहती है मैं 16 साल की, मेरा बॉयफ्रेंड 18 साल का है
और वो फिर तुम पढ़ाई करो यार। हाँ मतलब वो क्या है, देखिए पहली बात तो ये जो एज का मैटर है ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। पहली बात तो ये जो एज का मैटर है, मुझे लगा तो कह रही पहली बात तो ये जो टिकटॉक नहीं और एड्स भी तो उसमें ऐसे ही आते हैं, कुकरेजा हाउस में बुक कराइए अपना 2 BHK फ्लैट। अभी भी उसमें वही वाले, जैसे हम जहाँ रहते थे पहले, हम बुलंदशहर में रहते थे, NCR में ही आता है, तो वहाँ नुमाइश तो वहाँ नुमाइश लगती थी, तो वहाँ एग्जीबिशन होता था बहुत बड़ा, वहाँ पे नुमाइश ग्राउंड था, नुमाइश हिंदी है एग्जीबिशन का। अच्छा। तो वहाँ अलग अलग जगह से लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते थे, बेसिकली ट्रेड फेयर बट छोटा। समझ गया बट हमारे शहर के हिसाब से बहुत बड़ा। तो वहाँ पे बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट है, झूले वगैरह सब कुछ लगते थे। और वहाँ अनाउंसमेंट्स कैसी होती थी, जो एड्स चलते थे, पापा मतलब हमेशा बच्ची का बोर्ड का एग्जाम होता था और तभी लाइट जाती थी कि बेटी अंधेरे में बैठकर क्यों पढ़ रही हो, क्या करूं पापा मेरे 10वीं के एग्जाम है और लाइट चली गई है, ओ अब तो हम ये वाला इन्वर्टर हिलाएंगे। और सेम वही एड्स अब तक रेडियो पर आ रहे हैं। इट्स सो ग्रेट दो, बिकॉज तुम अपने आयरॉनिकली सुन सकते हो ना कि यार ये क्या चल रहा है। सुना है तूने शालीमार डेवलपर्स में घर नहीं बनवाया? मैं और मेरी बीवी तो शालीमार डेवलपर्स में जा रहे हैं। उसके बाद उस इंसान के रिस्पांस के वेट नहीं करेंगे। शालीमार डेवलपर्स जहाँ पे है मॉड्यूलर किचन, स्विमिंग पूल और 24/7 सिक्योरिटी। अभी बुक कराएं अपना घर। उस मामले में लाइक द सॉर्ट ऑफ एड्स दैट इवन यू डन ऑन योर वीडियोस वगैरह कितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं, जहाँ पे तुम अपने यूनिक स्टाइल के अंदर कुछ बोलते हो ऑडियंस को, एज अपोज टू दिस जहाँ पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट आता है बोलता है यार ये 6 लाइनें बोलनी, बोल दो बस। नहीं, मैं तो सोचती हूँ कि फुल एंटरटेनमेंट में ही उसे करूँ। कोई भी ऐसे कोई ब्रांड आता है कि नहीं एकदम हमारी सेल आउट वीडियो बना दो, वो तो नहीं बन पाती है। मतलब सेल आउट वीडियो बना दो मतलब हाँ, मतलब कि एकदम ही उन्हीं की बात करते रहो पूरे उसमें वीडियो में, वो तो नहीं हो पाता यार। मैं कॉमेडी करने बैठी हूँ, फिर मेरी ऑडियंस ही नहीं देखना चाहेगी ना उसको कि यार हम तो तेरे को जोक मारने के लिए आए थे, सुनने की तू जोक मारेगी और अब तू फुल ऐसे ही बेचने लग गई। तो बीच में इंटीग्रेट कर दो उसको, वो मुझे सही लगता है। तो मैं तो वही ट्राई करती हूँ कि कुछ उसी के अराउंड कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखूँ जिसमें वो इजीली थोड़ा इनकॉर्पोरेट हो जाए प्रोडक्ट, और फिर उसको। तो जब रीलर मिलते हैं आपस में क्या बात करते हैं सलोनी? मैं तो ऐसे बहुत कम मिली हूँ लोगों से। मैं तू ज्यादा, तेरा रिश्ता थोड़ा बॉलीवुड की तरफ, थोड़ा ज्यादा ओटीटीज की तरफ है? किसी तरफ नहीं है। मैं बहुत कम यार, मेरा सर्कल ही ये नहीं है। एक तो ज़्यादातर जो लोग रील्स बनाते हैं वो गुड़गांव में रहते हैं और मैं नोएडा में रहती हूँ अलग। और मैं ना उन लोगों से रिलेट भी नहीं कर पाती उतना। मेरी जनता ही अलग है यार। मैं थोड़ा जैसे देशवासियों के ज़्यादा प्रति हाँ मतलब मेरे दोस्त अलग है यार। मतलब मैं ये वाले, मैं कैसे समझाऊं यार, वो जनता मेरी जनता नहीं है हैंग आउट करने वाली। नोएडा गर्ल लेवल वाली तू नहीं बना सकती क्योंकि तेरे स्टाइल कुछ और है। हाँ, मेरे को नहीं हंसी आती यार उन जोक्स पे जो मैं पुनीत की वीडियोस देखती हूँ यार अकेले में ऐसे, मुझे उसमें मजा आता है। मेरा वो है मेरा क्या कहेंगे उसको, स्टाइल मतलब। हाँ, मेरे को नहीं मजा आता है उन लोग के साथ हैंग आउट। थोड़ा सा कुछ मेरे को लगता है कुछ रील्स तो थोड़ी प्राइसी सी भी हो जाती हैं। लाइक एक स्पेसिफिक परचेसिंग पावर चाहिए उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि यार ये उस जगह पे होता होगा, हर जगह नहीं होता होगा। वो तेरी रील्स के अंदर जो कुसुम बहन जी और जो दूसरी बहन जी आशा बहन जी, उनमें जो वो नोक जोक थी ना, जो मतलब वो इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि यार भाई 51 रुपये 21 रुपये ये क्या गोद भराई के लिए, नहीं किसके लिए? अब याद नहीं आ रहा, काफी पहले किया था। काफी पहले किया था ना। हाँ, मुंह दिखाई आई थी। मुंह दिखाई मैं भी मैं मुंह दिखाई गोद भराई। बहुत नीचे पहुंच गए आप तो। हाँ, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। गोद भराई, मिलाई, मुंह दिखाई, मैंने ये सारे अटेंड करे हैं। हाँ, तो मैंने भी यही देखा है ना अपनी पूरी लाइफ। मैंने और कुछ देखा। कुल मिला के बात ये आती है कि 1100 2100 5100, ठीक है, जो मतलब 3 मेन होते हैं लिफाफे। कभी कभी कोई और वो ऐसे 11 वाले भी दे देते हैं, बहुत कम। लाइक अगर कभी गांव में जाओ ना तो उनके लिए वो जेस्चर मैटर करता है ज़्यादा। अरे मेरे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं, बट मेरे घर में अभी भी एक डायरी है जिसमें लिखा हुआ है कि जब मेरी मम्मी की मुंह दिखाई हुई थी तो कितने पैसे किसने दिए थे। तो उसमें ऐसे ही लिखे हुए 11-21। तो मेरी दादी अभी कहती है बताओ हमें तो 11 रुपये मिले थे, अब इनके अब हो रही है, अब 11 रुपये की क्या ही वैल्यू, तो अब 51 देने पड़ेंगे। तो वो अभी भी हमारे घर में वो डिस्कशन होता है। अगर कोई मेरे दोस्त यार की शादी हो और मैं खुद 51 से डालूँ तो ऐसे घर वाले बोल सकते 5100 दे रहा है, 2100 देते हैं। अब तो समझ में ही नहीं आता है कि किसको क्या दिया जाए। अब जैसे मतलब मेरे को तो नहीं, मैं गिफ्ट वाले मामले में तो मेरे बहुत ही खराब है। अभी हर चीज जाती है क्या गिफ्ट के लिए? नहीं, मैं कहीं नहीं जाती। मेरा तो एक तो मैं शॉपिंग में बहुत ही खराब हूँ। मेरा तो सर दुख के आता है वहां से। अगर मैं कभी कपड़े भी लेने चली गई तो मैं 10 ऑप्शन देखूंगी तो मेरा उसमें ब्रांड को बोला करना मेरे को भेज दो सारे कपड़े, मेरे को पहनने, फिर वही करना पड़ता है। मतलब हाँ, वो उसमें भी एक स्ट्रगल है, चूज तो आपको ही करना है। हाँ भाई मिंत्रा वालों इंटीग्रेशन करानी है। ये अभी ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड सलोनी की तो क्या ही प्रॉब्लम्स है। बट मैं तो देखो, फिर मैं ये पहन कर आ गई, ये मैंने मिंत्रा से ही लिया था। प्लीज मिंत्रा मुझे पैसे दो
दो थोड़े, मैं फालतू प्रमोट कर रही हूँ। और मेरे को जो पहली चीज़ दिखती है फिर मैं वो मंगा लेती हूँ ऐसे। बट मैं बता रही थी कि गिफ्टिंग का जो है कि अब जैसे आप कह रहे थे आप अपने दोस्तों को क्या गिफ्ट दो, तो अभी जैसे वो हर्ष बहने वाला है मेरा फ्रेंड, तो उसकी बहन की शादी हुई। तो हम सोच रहे हैं अब हर्ष अमीर है, हम उसको क्या दें, हम उसको 1100 रुपये देंगे, उसके पास तो बहुत सारे 1100 रुपये हैं, उसको प्यार दो ना। हाँ, फिर हमने यही सोचा कि हम उसको प्यार देंगे यार, हम उसको लिफाफा नहीं दे सकते। हम अब मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कहा उसकी बहन की शादी, मम्मी उसकी भी होती तो चलो ठीक है, पर ऐसे बहन की शादी में तो दिया जाता है। मैंने कहा क्या दें, मम्मी कहती पायल दे दो। मैंने कहा आप थोड़ी जा रही है, मैं जा रही हूँ, मैं उसकी बहन के लिए चांदी की पायल लेके जाऊंगी। तो कहती फिर क्या, फिर कुछ भी मत दो। तो हमने एंड में इसी पे निकला कि हम उसको प्यार ही देंगे, और हम ऐसे खाली हाथ ही पहुंचे वहाँ। अरे ये बोलो यार, हमारे इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया फॉलोइंग लेके आ रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्या बात है। फिर वही हम कुछ नहीं लेकर गए। मैं तो कई जगह ऐसे जाता हूँ जब गिफ्ट विफ्ट नहीं, मैं यार मैं खुद जा रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है, मैं जाके हेलो हाय करूंगा, बोलेंगे अरे भाई साहब आप आ गए हो, आप आए हो, नूर आया है। दुनिया में आप किसके पास टाइम है एक दूसरे से मिलने का, वहाँ हम टाइम निकाल के जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना, फिजिकली मिल रहे हैं। हम ये जूम पे भी कर सकते हैं, मैंने कहा नहीं मिल के आ रहे तो ठीक है, तो मतलब इसलिए तो मैंने कोई गिफ्ट भी नहीं रखा, फ्रूट ही काट दिए बस, भी कटवा के लाया हूँ घर से। पर ये दोस्ती वाली इस चीज़ से याद आया मेरे को ना, जैसे मैं कभी कभी हाँ ऐसे लोगों से मिलने जाता हूँ या शादी वादी भी जाता हूँ, मैं ना एक और चीज़ नोटिस करता हूँ कि जो वो तू किताब वाली बात करी थी ना, लोग याद रखते हैं। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में ऐसा है कि बेशक से आप किसी के दुश्मन हो, लेकिन आपने उनकी बेटी की शादी में जाके 2100 दे दिया ना, तो वो जिंदगी भर के लिए ये आया था शादी पे। और आप कुछ पैसे ना दो और आप सब लोग आओ तो लाइक वो याद रखते हैं कि हाँ वो था। लेकिन अरे मेरे रिश्तेदार बोलते हैं ऐसे ही कि तुम शादी में आना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कि तुम नहीं आओगे हमारी में तो हम तुम्हारे बच्चों की में नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है फिर तो बिल्कुल मत जाओ। अच्छा है हमारे पर प्लेट बचेगा, नहीं आएंगे तो मैं तो उस वाले उसमें। तू जाती है कभी कभी घर वालों के बिहाफ पे, शादी पे या परिवार बिहाफ पे? मैं कहीं नहीं जाती, उनके साथ जाती हूँ अगर कभी जाना होता है। तो फिर लाइक तेरा नमस्ते करने का रिचुअल कैसे रहता है? पैर छूना, हाफ नमस्ते? नहीं, पैर तो हमारे यहाँ नहीं छूते हैं, लड़के ही छूते हैं, लड़कियां तो सिर्फ नमस्ते ही रहता है शादी से। तो मेरा तो हाँ, अब ये भी नहीं पता होता है कि ये है कौन हमारे, कभी कभी तो ऐसा होता है ये तो फिर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सर हिला दिया, बड़बड़ा दो मुंह से कुछ मी। जी आप पहचानते हो ये फलानी वाली, ये बुलंदशहर वाली मौसी वो आई थी? जी हाँ देखा ही है मैंने आपको। वो ये बता दे तब तो ठीक है ना, बताते ही नहीं है, नमस्ते करो बस ऐसे बोल देंगे। अब वो भी ऐसे बताएंगे पहचान गए हमें, और वैसे कि हाँ जी हाँ देखा था जी, कभी ना कभी देखा था आपको। अब होंगे ही कोई अपने। मैं तो ऐसे बड़बड़ा देती हूँ जैसे। मैं कई सालों से लोगों से मिल रहा हूँ जिनके मैं चेहरे जानता हूँ। फिर मैंने एक दिन मैंने कहा यार कब तक ये पारिवारिक ऐसे ऑकवर्डनेस चलती रहेगी। मैंने कहा पूछ ले भाई साहब, आपको मैं 10 साल से देख रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं रिलेटेड हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। अच्छा आदित्य, मेरा नाम विनम्र है। आप फिर ऐसे बोलते कि आप अपने नाम की थोड़ा सा माइक सीधा कर लेते, टेढ़ा हो रहा है। हाँ आप स्पेल कैसे करते हो अपना नाम? हाउ डू यू स्पेल इट? हाँ ऐसे मैंने एक और ट्रिक सीखी थी अपने दोस्त से कि यार किसी का नाम बोले यार तेरा फुल नेम क्या है, मेरे को कॉन्टैक्ट सेव करना है तेरा, तो उस बहाने से आपका नाम भी याद हो जाएगा। नहीं तो चालू लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि पीछे शर्मा है। ओह माय गॉड भाई, हर कोई मैं यही करूंगी। हर कोई इंसान डीलर थोड़ी होता है, लोग तो अपने उसमें लगे रहते हैं। और मैंने हाल फिलहाल में ना शादियों में खुद घर वालों को जैसे कई बार नहीं जा सकते तो मैंने रिप्रेजेंट करना शुरू करा है। वो मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि तुम अगर सिर्फ रैप करने जा रहे हो ना, सिर्फ ये होना चाहिए भाई इस परिवार से एक आदमी आया था, ठीक है, तो तुम जाओ जो मेन पार्टीज हैं उनसे नमस्ते करो, जी नमस्ते कर लिया अपना। देखो खाने वाने में क्या है, अपना खाना वाना खाओ और निकल। कोई दूर का रिश्तेदार मिल जाए हैंग आउट करने के लिए, उसे दो चार सस्ती बातें कर लो कि हाँ बिल्कुल आजकल तो ज़माना बड़ा ख़राब है, हाँ सही बात है, कितना क्या है, और चले जाओ। बट अगर तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है और तुम्हारा फर्स्ट कज़न है, सेकंड कज़न वो हो रहा, और तुम लड़की हो, तो तुम्हारी लंबी चौड़ी ड्यूटी लग जाती है ना। फिर उसको मतलब दुल्हन को देख के बोलना भी पड़ता है तो कितनी अच्छी लग रही है, चाहे वो लग रही हो ना लग रही हो। यार यही सब मैंने कभी देखा ही नहीं है। हम तो बचपन में जब शादियों में जाते थे तो हमारी ऐसे मौसी वौसी की शादी हमारे सामने ही हुई है, हम काफ़ी ठीक बड़े थे। हमारी मम्मी सुला देती थी हमें तो ऐसे धोखे मिले हैं कि मम्मी एक बार सेम शहर में ही शादी थी जिसमें हमारा घर था, मामा की शादी थी, तो मम्मी वहाँ से खाना वाना खिला के हमें वापस घर ले आई कि अब घर जाके सोएंगे। नानी के घर ले आई, तो हमने कहा चलो ठीक है, मम्मी भी सो रही है तो हम भी सो जाएंगे। वहाँ में नानी के पास सुलाया और फिर हम देख रहे मम्मी साड़ी चेंज कर रही है, मैं आप कहाँ जा रही हो? मेरा तो फेरों पे रहना ज़रूरी है। मैंने कहा ये क्या स्कैम किया आपने मेरे साथ? और फिर मम्मी चली गई। एक बार फिर मेरे दूसरे मामा की शादी हुई, उसी दिन मेरी दोस्त का बर्थडे था, तो मम्मी भी नहीं जाने वाली थी, मैं भी नहीं जाने वाली थी क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी रुक रही है तो मैं भी रुक जाऊंगी, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे एटलीस्ट मेरे साथ और भी तो कोई है जिसके साथ कंपनी दे दे। हाँ कंपनी दे दे, और फिर ऐसा ना लगे कि यार सिर्फ मैंने ही शादी नहीं देखी, मम्मी भी नहीं देख रही है, तो ठीक है। तो इधर मेरी दोस्त का बर्थडे मन रहा है, उधर मेरे मामा की घुड़चढ़ी हो रही है।
और फिर मेरे मामा ने ऐसे बोला कि मेरी मम्मी को कि दीदी आप नहीं चलोगी तो फिर मैं नहीं जा रहा शादी पे। तो मम्मी पे मैं सामने देख रही हूँ कि मेरी मम्मी गाड़ी में बैठकर जा रही है मेरी आंखों के सामने, और मैं खड़ी हूँ अपनी मौसी के साथ रोड पर, और मम्मी ने मुझे बोला भी नहीं कि तू मेरे साथ चल। मैं वहाँ खड़ी क्योंकि मेरा तो एग्जाम है, वो मुझे लेके नहीं जा सकती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी चली गई, एटलीस्ट मेरे दोस्त की पार्टी तो है। मैंने उसे फ़ोन किया, कहते पार्टी खत्म, केक कट गया। अरे तो मैं ना मुझे पार्टी मिली, वो है ना, वो कौन सी वो है कि हाँ वो कि ना खुदा मिला ना मिसाल सनम। मैंने कहा अरे बाप रे, मेरी तो पार्टी भी चली गई, मामा की शादी भी हो गई, और मैं पूरे दिन ऐसे घर पे अकेले बैठ के रोती रही। फिर बड़ा दुख रहा है सलोनी आपकी जिंदगी में, ऐसा लगता है। यही तो मेरा दुख है। मामा की शादी की आइसक्रीम नहीं खा पाई मैं दोस्तों। हाँ, लेकिन शादी में मज़े आते हैं। जैसे शादी में कभी देखा होता है जो बेचारे वेटर होते हैं, ठीक है, वो खड़े होते हैं, पसीने वसीने आ रहे होते हैं, उनको शर्ट पहना रखी होती है, उसके ऊपर काला वेस्ट कोट पहना रखा होता है। आइसक्रीम है ये, अच्छा दियो एक। अच्छा। ये ना वेटर वाला भी अभी शुरू है, मतलब ये मैंने यहाँ की शादियों में तो देखा है, हमारे उधर की शादियों में बुलंदशहर में, मतलब बुलंदशहर में वहाँ कोई वेटर नहीं होता, वहाँ तो सेल्फ सर्विस होती है, और वहाँ स्टार्टर भी नहीं होते कुछ। हाँ, नहीं मैंने नोएडा की शादी अटेंड करी है, ऐसी बात तो नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मैंने भी करी है, यूपी तक उनमें तो होता है, नोएडा में तो होता है, पर बुलंदशहर में किसी में नहीं होता। ज्यादा बुलंद है लोगों के। हाँ, वहाँ तो सेल्फ सर्विस और सीधे खाना खुलेगा, ये पनीर टिक्का वगैरह कुछ नहीं चल रहा होता वहाँ पे, सीधा खाने पे टूटोगे। लेकिन शादी का खाना खाने में मज़े तो बहुत आते हैं, बहुत मज़ा आता है। जैसे ना आप देखो भी घर वाले बोलते हैं अरे यार ये पर प्लेट है तो वेस्ट मत करना, ऐसे बोलते हैं ना, और तुम जाके छोटे बच्चे होते हो लोड कर लेते हो प्लेट को कि चावल और दाल भी मैं ही खाऊंगा, पनीर और रोटी भी मैं खाऊंगा, जो खीरा है मैं ज़िंदगी में कभी खीरा नहीं खाऊंगा घर पे, वहाँ का खीरा ज़रूर खाऊंगा। बच्चों का तो वो भी होता है ना, उन्हें प्लेट भी नहीं पकड़ी जाती, एक हाथ से खाना आता नहीं है। हाँ। तब उनकी या तो कोई प्लेट पकड़ेगा या वो कहीं रखेंगे तो आधा खाना तो गिरा ही होता है, इधर से फिसल गया कोई उधर से फिसल गया, क्योंकि आधा तो बच्चे कैसे चैलेंज होते हैं बेचारे, उनको दोनों हाथों से दूध पीना पड़ता है, दोनों हाथों से खाना खाना पड़ता है। कितने क्या अजीब सी दुनिया थी जब तुम याद करो ऐसे दो हाथों से मम्मी मैं दूध पी रहा हूँ। आई एम सो ग्लैड हम एक हाथ यूज कर सकते हैं। ये कितना रैंडम था क्या। गाइस आई एम नॉट ग्लैड कि हम दो हाथ यूज कर सकते हैं, क्या एक हाथ यूज कर सकते हैं जो भी है। हाँ, मतलब मेरे को डिसएडवांटेज सा फील होता था कि ये अब बहुत ही खराब हो रहा है। एज एन ओबीडिएंट किड आई वुड डू इट। एनीवे मूविंग ऑन। एक्चुअली ना आज क्योंकि तेरे इतने सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन, इसलिए मैंने नोट्स बनाए। मैं यूजुअली करता नहीं हूँ ऐसा। अच्छा। मैं ऑन द फ्लाई जाता हूँ, तो मेरे को जो टिप्पणी करनी है अब मेरे को जो टिप्पणी करनी है, हाँ तूने एक वीडियो बनाया था रणबीर और आलिया की मैरिज प्रेडिक्शन के ऊपर, जिसमें तू न्यूमरोलॉजिस्ट की एक्टिंग कर रही थी। मैंने इंटरनेट पे आज तक इंडियन टीवी वाला न्यूमरोलॉजिस्ट की पैरोडी कभी नहीं देखी ब्रो, वो इतना बढ़िया था। थैंक यू। Where did you get that from? Like तू अभी भी देखती है सारे कि आज? यार मैं देखती तो सब कुछ हूँ। हाँ। मतलब जो आ रहा हो मैं सब देख लेती हूँ, मेरा कभी वो नहीं होता कि ये मैं क्या बकवास चीज़ देख रही हूँ। मैंने मम्मी के साथ सीरियल भी देखे हैं बैठ के। जैसे मैंने बोला था कि मैं बचपन में तो सिर्फ क्रिकेट देखा, लेकिन देखने के लिए फिर 7th क्लास में आकर कार्टून भी देखे कि देखें तो क्या है ये डोरेमोन, क्या बला थी जो बच्चे तो क्या है, मतलब लाइक सिर्फ मतलब इंटरेस्ट से नहीं है, इंटरेस्ट से नहीं, बट देखने के लिए कि बच्चे क्या डोरेमोन शिनचैन क्या बात करते थे देखूं तो। हाँ। तो ऐसे मैंने बहुत कुछ देखा है, मतलब मैं कुछ भी देख लेती हूँ। मेरा कोई वो वाला सीन नहीं है अभी कि नो आई विल वॉच ओनली टैरेंटिनो मूवीज, वो वाला सीन नहीं है। मैं कुछ भी देख लूंगी, एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा उससे, कंटेंट तो मिलेगा, या यही सीख जाएंगे कि क्या नहीं करना है। तो मैं तो सब कुछ देखती हूँ। ये न्यूमरोलॉजी वाला भी मैं सुबह जब कभी टीवी चलाओ तो सुबह के टाइम पे ही आता है, 8-9 बजे, जब कोई न्यूज़ देश दुनिया में हो नहीं रही होती है, जब अपना दिन प्लान करना होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। वही तो मैं तो मानती नहीं उस सब में, लेकिन मैंने देखे बहुत थे वो। और मेरी मम्मी एक पॉइंट पर बहुत मानती थी, तो मैं गई भी हूँ 1-2 के पास, अपने लिए नहीं, मम्मी किसी और के लिए पूछने गई हैं ऐसे। तो मैंने देखा भी है कि वो वही बेसिक बातें बताएंगे जो आपको पता है ऑलरेडी, कि आप 26 साल के मम्मी पूछेंगी कि मेरा बेटा 26 साल का है तो इसका अभी क्या योग है, मतलब क्या आएगा, तो वो ऑब्वियसली ये बोलेगा कि 26 साल के बाद पहले शादी होगी, तो वो बोल देगा कि शादी का योग है। हाँ हमें पता है 2-3 साल में शादी ही होनी है, ये तो पता ही अभी उम्र है शादी की। और गाड़ी का योग है, शादी दहेज में गाड़ी भी आई जाएगी। हाँ। तो ये तो आपने अंकल सेम ही चीज बोल दी। थोड़ी दिलासा देने की बात होती है ना कि आदमी को कहीं ना कहीं चाहिए होता है यार, पैसे तो वो तभी देके जाएगा ना खुश होके कि आपने वही बोल दिया जो उसको सुनना है। जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे चलती हैं क्या वो सेम यूट्यूब पे चलती हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी, हर वीडियो जो तू इंस्टाग्राम पे डालती है यूट्यूब पे नहीं डालती क्या? कुछ नहीं मैं डालती हूँ, ऑलमोस्ट हर वीडियो डालती हूँ, बट कुछ नहीं डालती हूँ। जो जैसे कोई स्पेसिफिक ट्रेंड पर बनाई, हाँ, जो इंस्टा का ही ट्रेंड है, तो क्योंकि मैंने आज तक अपनी जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है वो इंस्टा की ऑडियंस से अलग है। मतलब मैंने कभी वो एक्चुअली डिफरेंट है, हाँ थोड़े बहुत सेम होंगे, बट मैंने कभी अपना यूट्यूब इंस्टा पे प्रमोट नहीं किया। ये जो आया सब ऑर्गेनिकली आया, मतलब मैंने खुद से भी कभी नहीं डाला। 1-2 बार शुरू में डाला होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, बाकी मैंने कभी प्रमोट नहीं किया किसी भी वीडियो को।
तो इसलिए जो इंस्टा के ट्रेंड्स होते हैं वो मैं यही सोच के कभी कभी नहीं डालती हूँ कि शायद ये वहाँ की जनता को अभी ना समझ में आए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि इंस्टा पे क्या ट्रेंड चला है, अनलेस वो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आप अपनी ऑडियंस से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, यूट्यूब पे अभी उतना तगड़ा कनेक्शन नहीं हो पाता है। यूट्यूब पे क्योंकि थोड़ा कमेंट्स, हाँ, मतलब वो थोड़ा और डिस्टेंट लगता है एज अ प्लेटफॉर्म। जैसे आप इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो अपने किसी को भी, वहाँ थोड़ा अभी डिस्टेंट है वो अपनी ऑडियंस से, थोड़ी हायरार्की बहुत अजीब सी है, क्रिएटर वर्सेस लाइक ऑडियंस वाली। इंस्टाग्राम पे स्टिल एक ऑप्शन है लाइक इंटरेक्ट करने का। हाँ, तो वही वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता, बट ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो उधर डाल देती हूँ, ये थोड़ी ट्रेंड्स वाली ही छोड़ देती हूँ अगर कभी छोड़नी होती है तो। मौज आ रही है मुझे तो बहुत मौज आ रही है। मतलब जैसे दोनों जगहों पे काफ़ी अच्छी ऑडियंस बना रखी है। हाँ. तो इन दैट सेंस जैसे लोग रीच आउट करते हैं यार, कुछ कोलैब करते हैं, ऐसे करते हैं, लाइक व्हाट इज योर जस्ट थिंकिंग कि क्या फ़नी बनाना है, और लाइक ऐसा होता है कि यार अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अब बॉलीवुड की तरफ जाऊँ या OTT करूँ, लाइक यू नो लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू डू कोलैबोरेशंस टिपिकली? नहीं, कोलैबोरेशंस तो ऑब्वियसली मैं अभी ये कर रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करना है कि उस चीज़ के लिए मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ। ये तो मैंने सबसे पहले यही शुरू किया, तो ये तो मुझे नहीं छोड़ना। प्रोडक्शन चलती रहेगी हमेशा। हाँ, ये तो मुझे करना कर थ्रू आउट। हाँ, या तो ऑडियंस ही बोलते कि यार अब हम देख ही नहीं रहे, जा भाड़ में जा। तो तेरे को ऐसी दिक्कत नहीं होती जो बाकी रीलरों को होती है, भैया रीच डेड हो रही है, हम मर रहे हैं टाइप से, एल्गोरिथम वगैरह? ये तो मुझे कभी नहीं हुआ, मतलब आप नहीं, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मेरी भी एक पॉइंट पर रीच डेड हुई और वो फिर समझना पड़ा कि क्यों हुई है। हाँ. तो जब मैं मुंबई में थी तो तब वही हुआ कि पूरा हफ्ते हम लोग वो हमने खुद ही प्रोड्यूस किया था। हाँ. तो मैं लिखती नहीं थी वो शो खुद से, लेकिन उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता था आपको, क्योंकि वो आपका खुद का शो है। हाँ. तो वो हम पूरे हफ्ते करते थे, तो हफ्ते में 2-3 वीडियोज़ ही डल पाती थी, क्योंकि मैं भी बहुत थक जाती थी। वो अचानक से एक शो मिला, मेरे को भी उससे पहले कि कोई शो शूट नहीं किया था, तो मुझे उतनी आदत नहीं थी इतनी मेहनत करने की, तो मैं भी आलसी। तो तब एक पॉइंट पर हुआ कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े नहीं, घटे भी नहीं पर बढ़े भी नहीं, थोड़े बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बट वो कभी नहीं आया कि यार अब मैं क्या करूँ, ये तो रुक गया, क्योंकि मैं अपना कंटेंट खुद लिखती हूँ। ये नहीं भी चला तो मैं लिख लूँगी, कहीं और किसी और के लिए लिख लूँगी। लिखना नहीं है, बट हाँ मौका मिला तो मैं वो भी कर लूँगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। तूने अपने आप को खुद बॉक्स नहीं करा है, मतलब कि यार हाँ. मैं तो एक रीलर ही हूँ और मैं तो सिर्फ रील्स बनाती हूँ या मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, वो नहीं करना है। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे को कभी ऐसे वाले फील नहीं आया कि एक दिन इंस्टाग्राम नहीं होगा तो यार हमारे साथ क्या होगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, ये सब कभी नहीं सोचा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे फॉलोअर्स इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि मैं इनकंसिस्टेंट हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कंसिस्टेंट होना शुरू किया। मैंने एक टारगेट बनाया, मैंने कहा मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगी। तो कब से कंसिस्टेंट है तू इंस्टाग्राम यूट्यूब पे? मैंने 17 में शुरू किया, तो 2017 में, तब तो मेरा अकाउंट प्राइवेट था, मेरे दोस्त ही देखते थे सिर्फ। तो तब तो ऐसे दो हफ्ते में एक बार कुछ डाल दिया, मन किया ऐसे तो टाइम पास के लिए। हाँ, मतलब मैंने एक चीज आई थी, एक वेव आई थी कि अब आप कुछ बना सकते हो, इंटरनेट पे डाल सकते हो। मैंने वो भी सोच के नहीं बनाया था। मैं तब गई थी पहली बार हॉस्टल में रहने, मैं कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने तब, और घर से पहली बार दूर, और मेरा फुल वो ईशान अवस्थी मोमेंट चल रहा है कि मैं तो घर वालों ने, और मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ, लेकिन फिर भी घर के खाने की याद आ रही है। हाँ। मम्मी की याद आ रही है। अच्छा लगा जब वो दाल के अंदर पानी था? हमारा खाना फिर भी ठीक होता था, बट हाँ शुरुआत में बहुत ख़राब लगा, क्योंकि अचानक से घर के खाने पे इस खाने पे शिफ्ट हुए। हाँ। तो वो पाउडर वाले गुलाब जामुन मिलते थे, तो पहली बार मुंह में रखा था, ऐसा उल्टी सी आ गई। पाउडर वाले गुलाब जामुन कौन से होते हैं? जो जिनका पैकेट आता है और फिर वो पाउडर घर पे बना सकते हो जिनको। यार वो पाउडर से गुलाब जामुन बन जाता है? नहीं बन नहीं जाता है, बनाना पड़ता है। अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब कि पाउडर के थ्रू गुलाब, ऐसा नहीं है कि जो हलवाई बनाता है। हाँ, हलवाई के प्रोसेस से अलग होता है थोड़ा, तो वो अच्छे नहीं होते हैं, तो पर वहाँ वही मिलते थे। डेयरी क्रीम लेते होगे, रेगुलर दूध भी मिलता होगा? हाँ नहीं, दूध तो वो लोग अमूल का ही देते थे, बट एक ही ग्लास मिलता था, इतनी छोटी वाली गिलास ही। और क्योंकि राशन होता है ना हर हाँ, और क्योंकि मैं चाय कॉफी कुछ पीती नहीं, मैं बचपन से ऐसे दूध ही पीती थी, तो हाँ। मेरा तो अचानक से एक गिलास से एक गिलास ही पे शिफ्ट हो गए। यार ये ग्लास से गिलास ही मेरी कहानी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ही अलग चल रहा है। तो बट एक पॉइंट पर आकर फिर ऐसा भी होगा कि वो जो 2 गुलाब जामुन जब एक भी नहीं खाया जाता था, अब एक और मांगने के लिए रहते थे कि एक और दे दो ना। तो ये तो हमने बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लिया था। और फिर तभी जैसे मेरा हॉस्टल था GTB नगर में, जो DU का गर्ल्स हॉस्टल है पूरा, तो मैं उसमें रहती थी। तो अब वही वहाँ मन नहीं लग रहा है शुरुआत में, तो हर मतलब ऐसे याद आ रही है घर की, हर हफ्ते घर भाग जा रहे हैं, क्योंकि घर भी पास में ही था, 3 घंटे लगते थे, तो 3 घंटे कर लेंगे ट्रैवल बस में, कोई दिक्कत नहीं है, पर घर जाना है, ऐसे सब चल रहा था। चंपी चाहिए, चंपी वंपी नहीं यार, टीवी, हाँ मतलब
टीवी का, हाँ मेरी स्टोरी टीवी से ही शुरू होगी अब जो होगी, बट हाँ घर की वैसे ही याद आती थी कि मम्मी पापा, क्योंकि मेरी फैमिली में 5 ही लोग हैं हम, भाई मेरा दिल्ली में ही रहते थे तब भैया, क्योंकि वो अपना काम वाम कर रहे थे इधर, तो वो 3-4 लोग हमेशा से हम ऐसे क्लोज्ड ही रहे हैं हमेशा से, तो वो नहीं दिख रहे थे, तो बहुत ऐसे होता था कि अरे यार अब कैसे जिए, खुद से क्या करें तो और किसी के साथ, दोस्त के साथ भी ऐसे रहने की आदत नहीं थी, वहाँ रूम शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक थोड़ा स्ट्रगल है कि लड़ाइयाँ तो होती है रूम शेयर करने शुरू में 1 आध बार हुई थी मेरी ऐसी, और मैं पर्सनली लड़ने वालों में से नहीं हूँ, मतलब मैं एडजस्ट कर लूँगी, सीधा रील बनाती है हाँ तो वो 1-2 बार शुरू में हुआ था, बट फिर तो वहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया वो ऐसे ही किया कि टीवी 2-3 थे वहाँ पे, बट सब लोग बिग बॉस, रोडीज वगैरह यही देख रहे होते थे वहाँ पे। तो तब मैं ऐसे नहीं सोचती थी कि यार इससे भी मैं कंटेंट निकाल सकती हूँ, तब मेरा ये होता था कि ये तो नहीं देखूंगी यार मैं, ये क्या देख रहे हैं, ये लड़ रहे हैं बैठ के। तो और फ़ोन में भी 1.5 GB डेटा होता था, वो कॉलेज में ही उड़ जाता था सारा। क्या दिन थे यार, आज मेरे पास 1.5 GB वाला पैक है, हर रोज खत्म हो जाता है। वो 1.5 GB इस कॉलेज में ही खत्म हो जाता था, तो घर तक तो कुछ बचता ही नहीं था हॉस्टल तक। महीने का पैक करिए ना तू। हाँ नहीं महीने का नहीं, दिन का ही मिलता था। बट तब भी हम इतना कुछ देख लेते थे ना। अब क्या है कि मेरी कॉलेज में क्लासेस ऐसे होती थी कि 4-4 घंटे का गैप बीच में, तो क्या करेंगे 4 घंटे इतना तो नहीं पढ़ते हम कि 4 घंटे पढ़ाई कर लें, तो कुछ ना कुछ देख ही रहे होते थे। और कॉलेज में ब्रोशर में तो लिख के दिया था कि वाईफाई होगा, पासवर्ड उसका कोई देता नहीं था। तो अपना ही डेटा खर्च करते थे, थोड़ा सा बचा लेते थे कि कॉलिंग वॉलिंग हो जाए घर पहुंच के, हॉस्टल पहुंच के भी। तो फिर मैंने यही सोचा कि तब कुछ ही क्रिएटर्स थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा कि यार ये जोक तो चलते फिरते मैं भी मार देती हूँ, तो ये वेस्ट क्यों कर रही हूँ मैं। तू नेचुरली फनी थी, तेरे को पता था कि अब इंटरनेट पर आने का टाइम आ गया। थे मेरे दोस्त, मैंने ये नहीं सोचा था कि इंटरनेट पर आने का टाइम आ गया, बट मेरे दोस्त उन जोक्स पर हंस रहे होते थे। थोड़ा सा माइक सीधा कर ले, ये कैसे टेढ़ा हो जाता है, ये हमेशा टेढ़ा हो जाता है, ये देखो थोड़ा लूज है ये। अच्छा उसका वायर अगर थोड़ा खींच के बाहर निकाल लेगी ना, इजी हो जाएगा। चलो छोड़ो, हाँ ठीक है, जब बता देना जब टेढ़ा हो जाए कभी पूरा ही निकल जाए। कोई नहीं निकलेगा। हाँ तो मैंने देखा कि ये तो मैं भी मार दूंगी ये वाले जोक्स तो मैंने ऐसे छोटा छोटा वही जो मैं ऑब्जर्व करती थी, तब तो बहुत ही बेसिक मैं बनाती थी, ट्राई भी नहीं करती थी कि जोक मारूं। अब तो मैं उस कंटेंट को देखना भी पसंद नहीं करूंगी जो मैंने उस टाइम पे बनाया है। पर वो शुरुआत थी। हाँ वो शुरुआत थी, और मतलब ठीक है मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया, कुछ भी जो भी किया। तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैंने मेट्रो में कुछ देखा होते हुए, तो एज इट इज जो देखा वो आके बक दिया वीडियो में कि आज मैंने देखा 2 औरतें लड़ रही है करके। अब तो याद भी नहीं है मैं क्या करती थी। एक वो पिंकी डोगरा करके कुछ कैरेक्टर करती थी मैं, उसमें स्नैपचैट से बड़ा सा मुंह बन जाता था मेरा। तो मैं सोचती थी कि ओ मेरा चेहरा बदल गया, तो ये नया कैरेक्टर हो गया। ये नानू वाला कैरेक्टर कहाँ से आया? नानू वाला वो भी है ऐसे ही। तो ये मैंने किसी बदमाश बच्चे को देखा था। मैं बताती हूँ। तो ये पूरा ऐसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। वहाँ से फिर मैंने एक पॉइंट पर अपना अकाउंट पब्लिक किया, और नानू मैंने बनाया आई थिंक पिछले साल। हाँ लेटेस्ट कैरेक्टर। हाँ पिछले साल बनाया मैंने, और पहली वीडियो ऐसे कैरेक्टर सोच के नहीं बनाई, मतलब ये सोचा कि एक ऐसा बच्चा जो बदतमीज़ है। पहले ये सोचा था कि जो बदतमीज़ बच्चे होते हैं। और वो इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से आई कि जब मैं बुलंदशहर रहती थी तो मेरी गली में 3 ही घर थे, तो और 2 घर एक ही फैमिली के थे। 4 घर थे हाँ टोटल, और 2 घर एक ही फैमिली के थे, एक इस कोने पर एक इस कोने पर, और तुम दोनों बीच में। हाँ, और इनकी क्या थी, जॉइंट फैमिली थी, और घर में 14 बच्चे थे हर साइज के, इतना सारे 14 बच्चे। हाँ, कितने नन्ना जेठानी कितने लोग रह रहे थे वहाँ पे? 1 2 3 4 5 बेटे थे उनके, हर एक की वाइफ, और फिर उनके दादा दादी, और हर एक के 2 2 3 3 बच्चे। तुम्हारा तो जीना आराम कर देते होंगे वो। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तुम तो बीच में फंस गए सैंडविच की तरह। हाँ फंस गए, बिल्कुल वही था। तो वो एक तरफ से एक घर से दूसरे घर में भागते रहते थे बिना चप्पल के, नंगे पैर दौड़ लगा रहे इधर से उधर तक। तो वो इतना गुस्सा आता था। और जैसे हमारा घर काफ़ी छोटा था, और हमारा एक ड्राइंग रूम था जो मतलब जो गली के बाहर ही था, और उसमें लाइट भी जलाओगे तो दिखेगा कि इनके घर की ये लाइट आया हुआ है। नहीं कि हाँ इनके यहाँ पे ये इस रूम में बैठे हुए हैं इस वक्त। और मैं उसी में बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि दूसरे रूम में टीवी था, और मम्मी पापा उधर टीवी देख रहे होते थे, तो मैं उधर बैठ के पढ़ती थी। तो ड्राइंग रूम में पढ़ने का सुख, वहाँ लेटने का, वहाँ सोने का सुख, क्या ऐसा वो मैं उसको ड्राइंग रूम बोल रही हूँ। ड्राइंग रूम जैसा कुछ था नहीं, मतलब एक अलग कमरा था छोटा। अच्छा। जिसमें मैं बैठ के पढ़ती थी, और गली के बच्चों को पता था कि ये इसी में बैठ के पढ़ती है। अब वो खुद तो पढ़ते नहीं थे, तो उनका जीवन का ही मिशन ये था कि ये पढ़ रही है तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करें, क्योंकि वो खाली थे। हाँ वो खाली 14 बच्चे। वो 14। कोई तो ऐसा होगा यार कि इस औरत से जाके थोड़ी हमदर्दी कर लें कि बेचारी पढ़ रही है। नहीं, अरे उनके दादाजी ऐसे थे कि वो रात को वो सीरियल आता था ना, भाभी जी घर पर हैं, तो वो रात को, अब वो क्या थे कि वो उसमें थे बिजली विभाग में, तो उनकी बिजली फ्री आती थी।
तो अरे भाई, तो वो ना रात को टीवी चलाते हुए सोते थे, देखते देखते सो जाते थे और टीवी चलता रहता था रात भर। तो सीटी उधर बज रही है, जो उसमें भाभी जी घर पर है, मैं कुछ भी ऐसे वो आता है तो सीटी बजती है, सीटी उधर बज रही है भाभी जी पर, मुझे अपने घर में सुनाई दे रहा है और मैं इधर अकाउंट्स की वो लायबिलिटी और एसेट मैच करने में लगी हुई हूँ। मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ लिया था? नहीं विद मैथ्स लिया था मैंने। तू तो कह रही थी मैं तो मैथ्स में बहुत बुरी थी। मैथ्स बहुत बुरी थी, बट मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, तो मुझे लगा कि यार पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैंने मैथ्स। 11वीं में कितने आए थे मैथ में? 68। अच्छा, मेरे 33 आए थे, मैंने फिर ड्रॉप कर ली थी। मैंने मेहनत तो की थी ना, फिर ऐसे कि यार अब ले लिया है तो कर ही लेते हैं। भाई बहुत बुरी मैथ थी, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी थी। बट 11th से इजी होती है 12th की मैथ्स। ये मैंने सुना है, लेकिन वो कौन समझता है जब जिस पे बीत रही होती है। और ये पूरा ही ऐसे होता है कि 7th की मैथ्स 8th से हार्ड होती है, ये ऑड इवन का चक्कर रहता है उसमें। ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। नहीं मैंने तो ऑब्जर्व किया है यार, मैंने ऑब्जर्व किया 9th की मैथ्स हार्ड थी, 10th की इजी। क्या था 9th की मैथ्स में? ट्रिग्नोमेट्री। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7th 9th 11th इनमें ना नई चीजें आती हैं। हाँ। वो आप पूरे साल करते हो और 12th में उसी का मतलब अगली वाली क्लास में उसी को थोड़ा और कर देते हैं, तो आप वो ऑलरेडी एक साल कर चुके हो, इसलिए आपको वो वाली चीज इजी लगती है। 12th की मैथ में क्या था कुछ और? मैं क्योंकि आई वाज 12th की मैथ्स में मुझे तो वही सब था, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, और मुझे जो बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री 12वीं में पढ़ाई है। अरे सब कुछ था उसमें। वो क्या होता था वो जिसमें ऐसे करके एक वो होता था, ऑडियंस ही देख के बता देगी। साइन? नहीं अरे वो तो सिंबल नहीं यार, वो ऐसे करके निकालते थे उसका, एक साइन लगाते थे और फिर उसका मुझे याद नहीं आ रहा, बता देंगे लोग कमेंट्स में कि डिवीजन तो नहीं यार, डिवीजन तो बहुत ही यार वो ऐसे उल्टा एस करके कुछ बनाते थे। हाँ, मुझे इंटीग्रेशन आई हैव नो आइडिया। अरे यार बहुत खतरनाक होता था वो, बट मुझे मेरा फेवरेट टॉपिक था उसमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यस, बेस्ट। क्योंकि उसमें क्या करना होता है, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर करना होता है ना, कंसेंट्रिक सर्कल होता है बेसिकली। हाँ वो ऐसे, हाँ वो तो अच्छी चीज है। तो वो उन सब में मुझे हमेशा से मजा आता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो मैं उसमें मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, मैंने कहा पेपर कैसे आप CBSE का तो पैटर्न पता ही होता है। तो मैंने कहा जिस चैप्टर में से जितने मार्क्स का आ रहा है तो उस हिसाब से प्रिपेयर करते। तो सिर्फ NCERT पढ़ती थी, RD शर्मा, RS अग्रवाल वगैरह भी? भैया हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम RD शर्मा पढ़ पाए। मेरे को तो बच्चे शेम करते थे, यार तूने RD शर्मा का चैप्टर? RD शर्मा मैंने 10th क्लास में पूरी करी थी। तो 10th की तो मैथ्स क्या ही थी, वो तो इजी थी। एरिया था 10th में शायद। सब कुछ ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी। पता नहीं यार, मेरे तो बहुत दुखद साल बीते मैथ्स का। मैंने अभी एक किताब खरीदी थी कि वो मैथमेटिकली ट्रॉमेटाइज लोगों के लिए है, ताकि वो दोबारा नए सिरे से एडल्ट लाइफ के अंदर ठीक। मुझे अभी भी सपने आते हैं कि मैं मैथ्स का एग्जाम, और हमेशा ना एग्जाम हॉल में नहीं होती हूँ, हमेशा ये सपना आता है कि मैं मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और तैयारी हुई नहीं और कल पेपर है। माय गॉड। और ये अभी तक आते हैं मुझे। ये तो हाँ, अभी हम चले जाए किसी थेरेपिस्ट के पास तो हमारा मैथ्स का ट्रॉमा निकलेगा सच में। तो तेरे को मतलब एग्जाम्स का फोबिया रहता था? एग्जाम्स का फोबिया नहीं था कभी भी। हाँ। ना मैथ्स के एग्जाम का, ना किसी भी एग्जाम का, बस मैथ्स समझ नहीं आती थी। मैं वो मैथ्स में थी यार ऐसी कि, और क्या है ना कि शुरू से मेरा ट्यूशन नहीं लगवाया था, मेरे भाई का लगवाया था 2nd क्लास से ही। तो मेरे पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे भाई की थी। मैं सारे सब्जेक्ट्स खुद से कर लेती थी, मैथ्स ही नहीं समझ में आती थी। तो 8th क्लास तक 7th क्लास तक मेरे भाई ने 8th क्लास तक मेरे भाई ने पढ़ाई है मुझे मैथ्स। और वो ऐसे रहता था फिर कि अब भाई बहन पढ़ा रहे हैं, भैया पढ़ा रहे हैं मुझे, तो वैसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं होती थी, पर यार थी अब मेरी मैथ्स में मोटी बुद्धि, मैं क्या करूँ। तो मुझे नहीं आता था समझ के क्या हो रहा है, ये मुझे नई फॉर्मूले याद होते थे, तो वो सीधे एक घूसा पड़ता था मुझे कि अब भैया ना वो अच्छे टीचर नहीं है, वो खुद भी मानते हैं, वो ये सोच के पढ़ाते हैं कि मुझे ये आता है तो इसको भी ये आना चाहिए। हाँ। अब भाई आप ये भी तो हिसाब लगाओ कि अगर मैं 7th क्लास में हूँ तो आप 11th क्लास में हो, वो मुझसे 5 साल बड़े हैं। ये तो मैथ तो सही की है ना मैंने, 8th 9th 10th 11th। एम्पैथी की कमी थी। नहीं मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ कि 7th में हूँ तो वो 11th में ही होंगे ना 5 साल के। मैंने कहा कभी ये मैथ्स भी गलत हो जाए। तो उन्हें ये लगता था कि अब उन्हें तो 11th क्लास में है तो उनको तो आता ही होगा 7th वाली मैथ्स, तो वो ये सोचते थे कि इसको भी आती होगी। अज्यूम कर लेते थे मेरी तरह। हाँ कि ये तो तुझे पता ही होना चाहिए, ये कैसे नहीं आता, ये तो बहुत बेसिक है, तो सीधे घूसा पड़ता था। तो फिर वहां से ना मैथ्स के लिए वो हो गई कि यार ये नहीं पढ़ना है, तो फिर ऐसे वाले बहाने होते थे। 7th क्लास तक भी वो थोड़ी ऐसे दांत वात कोई सा तो निकल ही रहा होता था पीछे का भी। तो ऐसे कि 7वीं तक भी दांत टूटी। हाँ टूटी। तो मैंने कहा नहीं मेरा दांत निकल रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, तो ऐसे वाले बहाने चल रहे होते थे रात को 10 बजे पढ़ाते थे, और ये वाले बहाने कि नहीं आज तो यहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर आज नहीं पढ़ेगी, आज तो नहीं हो पाएगा, तो ये वाले बहाने चल रहे हैं। फिर 8th से मेरा ट्यूशन लगा। 8th में वो वाली चीज़ें आई जो समझ में आती थी। अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री मुझे कभी मैं उसे कभी रिलेट नहीं कर पाई रियल लाइफ से। पॉइंट ही नहीं था उसका। हाँ नहीं पॉइंट तो है। अब जैसे देखते हैं, अरे इंजीनियर वगैरह को तो काम में आता है वो,
हमें नहीं समझ में आता, बट 10th 8th क्लास में वो सब आया, कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, तो वो समझ में आ रहा है ना कि हाँ हम मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसा होता है। तो भाई मेरे 25 में से 25 आ रहे हैं, मैं टॉप कर रही हूँ मैथ्स में। लोग मेरे साथ वाले बच्चे देख रहे हैं कि अभी तो 7th क्लास में तेरी लगी पड़ी थी, तेरे 3 नंबर आए थे 25 में से, और ये अचानक से क्या हो गया। तो वहाँ तक बहुत बढ़िया गया। फिर 9th में फिर वो थोड़ा डिप आ गया मेरे मार्क्स में, क्योंकि फिर नहीं समझ में आ रहा। फिर 10th में अच्छा हो गया, ऐसे कर करके हुआ, बट हाँ निकाल लिया। अभी तेरी डिग्री चल रही है, हो गई खत्म? हो गई मेरी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक। हाँ वो पॉलिटिकल साइंस 2020 में ही खत्म हुई। वैसे अपने सेट पर ग्रेजुएट हुई थी। ओह माय गॉड, तो रिजल्ट आया, देखा अच्छा है, रख दिया, दैट्स इट। हाँ डिग्री अभी कॉलेज में पड़ी है। अभी पिछले हफ्ते ही मैसेज आया था कि आपकी डिग्री आ गई है, ले जाइए। 2 साल बाद आई ये डिग्री? हाँ बहुत लेट आती है ड्यू की डिग्री। अच्छा, तो मतलब यार अब घर वालों की भी छाती चौड़ी हो जाती है। जब तेरा शो आया था 2020 के अंदर की, तो बढ़िया कर रही है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि यार कुछ और कर ले, अभी भी देख ले, शायद आईएएस वगैरह कर ले। आईएएस नहीं, बैंक की नौकरी। अच्छा, आईएएस वगैरह उतना तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे बच्चे उतने टैलेंटेड है कि आईएएस बन जाए, नहीं उतना कभी नहीं बोला। और वो हमेशा से ये तो रहा था कि मेरे पेरेंट्स का, कि उन्होंने कभी पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं डाला कि 24 घंटे पढ़ो। मेरे पेरेंट्स कुछ ही चुनिंदा पेरेंट्स में थे जिन्होंने एग्जाम के टाइम कभी भी केबल नहीं कटवाया, कभी नहीं। उनका ये था कि उल्टा वो उठा के ले आते थे कि 2 घंटे टीवी देख लो, अब कब से पढ़ रहे हो। तो और मेरे भाई का उल्टा होता था कि 2 घंटे से टीवी देख रहा, थोड़ा तो पढ़ ले अब। तो ये हमेशा, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे मार पीट के पढ़ने नहीं बिठाया कभी भी। तो एक थोड़ा तो वहाँ से भी सपोर्ट रहा कि हाँ चलो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा ऐसे कभी स्टेज पे जाने से मना नहीं किया, कुछ भी ऐसे। लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी सक्सेस होने के बाद भी आज वो सोचते हैं कि बैंकिंग कर ले। वो बोल देती हैं जैसे मनोकामना रहती है। हाँ उनको शुरू से ये था कि उनका एक बच्चा बैंक की नौकरी कर ले, क्योंकि उनको बैंक में जाना नहीं पसंद और लाइन में लगना नहीं पसंद। उन्हें ड्राफ्ट उन्हें पैसे निकालने के लिए वो ड्राफ्ट जो भी होता है वो स्लिप भरनी नहीं आती मेरी मम्मी को। तो उन्हें ये होता है कि अरे ऐप डाउनलोड कर लेना। हाँ अब तो सब कर ही देते हैं हम, बट कभी कभी जैसे कुछ करना होता है जिसके लिए स्पेसिफिकली आपको जाना ही पड़ेगा बैंक, तो वो उसी दिन आके बोल देंगे कि तुम होते बैंक में तो आज हमें ना जाना पड़ता। मैंने कहा यार मम्मी उसके बैंक में सब लोग मुझे पहचानते होंगे, तो कह रही उससे क्या मतलब है। तो ये तो रहेगा ही थोड़ा। सोशल मीडिया पे आदमी कितना भी प्रसिद्ध हो जाए, कितने भी पैसे कमा ले, घर वाले सोचते हैं ये आज है कल ना हो। हाँ क्योंकि वो इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है ना। वहाँ तो आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है हर महीने, मंथली पेचेक। हाँ तो उनको ये एक थोड़ा रहता है कि सैलरी नहीं आ रही है, इस मंथ जोमेटो इंटीग्रेशन करा रहा है, अगले मंथ नहीं, ये वाला सिस्टम। हाँ मतलब हमें तो कोई टेंशन नहीं, उन्हें कैसे समझाएं अब हम। पर उन पेरेंट्स को इकोनॉमिक्स तो समझ में आती होगी ना इस पूरे चीज़ की, कैसे चलता है, लाइक हाउ डज दिस होल कंटेंट बेस्ड मनी मेकिंग ऑपरेट। हाँ उनको ये समझ में आ गया है कि जैसे कोई चीज़ आती है घर पे तो बोलेंगे इसका ऐड करोगे, उनको ये जैसे अगर, और मेरी दादी को स्पेशली सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। हाँ। वो है थोड़ी इनक्विजिटिव सी, तो जैसे कोई भी चीज़ आएगी किसी ने, दादी तेरे साथ वीडियोस में आती भी है रेगुलरली। हाँ कभी कभी आ जाती है, जैसे मैं छोटी बच्ची हो क्या वाली में भी आई। हाँ जिसमें थोड़ा कुछ बोलना होता है तो मैं कभी ऐसे कि क्योंकि दादी क्यूट सी हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है क्यूटनेस पे खेल जाते हैं दादी की तो बहुत रेयरली, लेकिन क्योंकि अब भाई उनका चिल करने का दिन है, ये थोड़ी कि उनको रीलर बना दें और क्या। बट वो अब इतना ज़्यादा वो हो चुकी है कि जैसे कभी कभी एक बार ऐसा था कि मम्मी के साथ ही स्पेसिफिकली बनानी है, ब्रांड ने ही बोला, कुछ मदर्स डे टाइप की चीज़ थी, तो मम्मी को सिखा रही हैं और मुझे भी सिखा रही हैं ये यहाँ से ले ले, ऐसे ले ले। मैंने कहा यार अम्मा जी आप तो बहुत ही एडवांस्ड हो गई है। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को इंटरेस्ट है, जैसे कोई किसी ने एज अ गिफ्ट भी कुछ भेजा तो देखेंगे, उनको लगता है कि मैं खुद से कोई कपड़े खरीदती ही नहीं हूँ, मुझे वैसे भी कम कपड़े वपड़े आते हैं क्योंकि मेरा सबने देख लिया इसका फैशन सेंस कितना कैसा ही है, तो भेजता भी नहीं है कोई मुझे। बट कभी कोई आ गया, मेरा खुद का पैकेज आया तो बोलेंगी भेजा है किसी ने, ऐड करेगी इसका यही लाइफ हो गई है क्या मेरी। अच्छे, पर वो अच्छे मनोकामना से पूछती मेरे। हाँ। जैसे ना पहले मैंने एक और यूट्यूब चैनल शुरू करा था, उसमें मैं राइटिंग सिखाता था, तो उस पर कोई व्यूज़ नहीं आते थे। अच्छा। उस पर लोग मतलब आते थे, सिखा रहे थे मैं राइटिंग कोर्स भेजता था, वो चलती थी अच्छी, बट इन द सेंस कि यार इन्फो जैसे प्रॉपर एजुकेशन के लिए ना कम लोग आते हैं, 1000 1500 ठीक है, इतने लोग आते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि हाउ टू क्रैक CA एग्जाम्स, उस पर आ सकते हैं क्योंकि वो जेनेरिक बहुत बड़ी चीज़ है, बट लाइक राइटिंग कैसे इंप्रूव करनी, हैंड राइटिंग इंप्रूव कर लेंगे, इंग्लिश सीख लेंगे, लेकिन राइटिंग का जो स्किल है ना यूट्यूब पे, वो भी हिंदी में, वो कम था। मेरी दादी ने उस टाइम पे ना बिग बॉस से शिफ्ट होकर यूट्यूब देखना शुरू कर दिया। अब वो देखिए व्लॉगर, उनके मिलियन बिग बॉस से शिफ्ट हुई, बिग बॉस से यूट्यूब। दादी बिग बॉस देखती थी, मेरी दादी तो देखती थी तो बोलती थी क्या कुत्ते से लड़ रहे हैं, इन्हें देखते रहते हो नहीं, वो एक्चुअली रियलिटी टीवी का शौक होता है ना। क्या बात तो है यार, रियलिटी टीवी का शौक मैंने लाइव देखा है ना, मैंने उनको व्हाट्सएप चलाना भी सिखाया था, तो फिर वो व्हाट्सएप में एक्सपर्ट हुई, उन्होंने और दोस्तों में बांट दी व्हाट्सएप, ये होता है व्हाट्सएप। पर
रियलिटी टीवी का शौक, बिग बॉस खत्म होना शुरू हो गया, टेपर ऑफ हो गया, उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उनको यूट्यूब मिला। मैं चला रहा था तो उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं, अपने पोते का ही देख लेते हैं क्या है। देखा अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया है, लेकिन तेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो देख रही हैं व्लॉगर, वो देख रही हैं वो आज मेरी ननद ने मेरे लिए खाना बनाया, ये बनाया, उनके मिलियन आ रहे हैं। कह रही बेटा उन्होंने तो इनकम रिवील करी थी, तेरे एडसेंस से कितने पैसे आ रहे हैं? मैं कहा दादी अभी ये सब बातें करनी अच्छी बात नहीं। एडसेंस भी पता है उनको इतने यार, मतलब मेरे को खुद ही एंजाइटी होनी शुरू हो गई कि मैं जब उठूँ कि तेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। मतलब आप ऐसा सोचते हो ना कि घर का वही थी लंका ढाए, मेरे घर के अंदर ही कोई। फिर क्या हुआ, मैंने भी कहा यार ये पता नहीं क्या सिस्टम है, कैसे, मैं पॉडकास्ट में फुल टाइम चला गया। हमारे व्यू आ रहे, हमारे सब्स बढ़ रहे। अब मेरी दादी ने कहा रोड टू 100K, उन्होंने उसे देखना शुरू कर दिया। मैं खुद थोड़े दिन यूट्यूब बंद कर रहा हूँ। मैं कहा यार हमारे एपिसोड रिकॉर्डेड है, मैं थोड़े दिन ऑफ लेता हूँ। तेरे आज मैंने देखा इतने हो गए, 75 हो गए, अब 80 होने वाले हैं। 25 का केक उन्होंने ले आई, 50 का लाई, 100 का भी। मतलब मैं वो देखती रहती हैं। फिर कह रही यार कितनी एडवांस दादी है यार। बस वो यूट्यूब के अंदर घुस गई, कह रही तू शॉर्ट्स के कमेंट्स मत देखा कर। यार ये कमेंट्स वाला तो मेरे घर में भी इतना है ना। मेरी मम्मी एक दिन हाथ पे लिख लाई, क्योंकि वो मिस हो जाता है बाद में तो आप ढूंढना पड़ेगा। वो उनको समझ में नहीं आया, उसने कुछ इंग्लिश में लिखा था। हाँ। तो वो हाथ पे लिख कर ले आई पूरा इंग्लिश में और कहती इन दो के मतलब बता दे मुझे ये क्या लिखा है। क्योंकि वो सारे कमेंट पढ़ती होंगी ना, क्या कह रहे हैं मेरी बेटी के बारे में। पढ़ती है सब कुछ। एक बार तो क्या हुआ कि किसी ने माँ की गाली दी हुई थी मुझे। हाँ। तो कह रही है बताओ काम करो तुम, गाली खाए हम, ये क्या बात चल रही है। Oh my God! मैंने कहा मम्मी मैं भी नहीं पढ़ती, आप क्यों पढ़ती हो? हाँ नहीं देखो, शॉर्ट्स के कमेंट्स जो होते हैं ना वो मतलब वो 50 सेकंड में आदमी क्या ही रिएक्शन दे सकता है, तो वो कुछ भी लिख देते हैं लोग। लाइक यू शुड नॉट टेक इट सीरियसली। बट पेरेंट्स सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं है ना, वो क्रिएटर थोड़ी हैं। तो क्या अरे हमारे बच्चे ने कुछ करा, चलो देखते हैं सारे लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में। सारे ऐसे पढ़ेंगे और फिर अगर मैं वहीं बैठी हूँ तो साथ के साथ मतलब भी पूछेंगी, है भाई इसने ऐसे लिखा है तो इसका क्या मतलब है भाई। भाषा बहुत सिमिलर है, मेरे घर में भी ऐसी भाषा बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी भी बहुत, हम गुजर हैं तो गुजरी स्टाइल में बोलते हैं। अच्छा हाँ, तेरे भाई ने भी गुजर से इंस्पायर होकर काफी कंटेंट बनाया ना, तुम्हारे आसपास कई गुजर होते होंगे। बहुत थे। तो वो उन्होंने एक शादी अटेंड कर ली थी गुजरों की, फिर वो वहां से सीख कर आ गए गुजरी। जितनी आई और फिर उन्होंने उसी से बना दिया। सही है, बढ़िया सिस्टम है। आई विल वॉच हॉस्टल डेज, बढ़िया, हमें काफी अच्छा लगा था। ये सब तो उनको बुला के बोलना पॉडकास्ट में। अभी आज मेरी तारीफ करो। इसे कितना फनी नहीं होता होगा यार, कोई आके बोलता होगा यार तुम्हारे भाई का भी देखा बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जी, थैंक यू जी। हाँ नहीं मुझे तो मजा आता है। अभी आजकल तो उल्टा हो गया है थोड़ा। हाँ तूने तेरी वो देखी थी ना रील मैंने कि इनके बाद आई मैं। हाँ। वो बेचारे गाड़ी के बाहर खड़े हुए हैं स्कूटी पे। तो ये थोड़ा फन ऐसे रहता ही है, और वो भी थोड़ा ऐसे ज्यादा ही विक्टिम प्ले करते हैं। यार बताओ, हम तो पहले समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था जब मैं कॉलेज में थी तो मैं सबको ऐसे बोलती थी कि वो मेरे भैया हैं जो नजर बट्टू में हैं, वो मेरे भैया हैं जो इस सड़क छाप में हैं। मैं सब अपने दोस्तों को, एक बार मेरे भैया हंसराज कॉलेज में आए थे तो मैं वहाँ सबको लेकर गई कि मैं लेकर चलूंगी, मैं भैया से मिलवाऊंगी। मेरी बहुत चौड़ हुई वहाँ पे। यार मजे तो आते हैं यार, अगर भाई की दादागिरी होती है, फिर जब रोल रिवर्सल हो जाता है फिर अच्छा आप भी लीडर हो। फिर अभी हम एक शो में गए तो वहाँ भैया को किसी ने ऐसे बोला कि कोई बोल रहा था कि अरे आप कौन है ऐसे करके, कोई गार्ड वार्ड था। तो एक लड़की आके कहती अरे आप इन्हें नहीं पहचानते, ये सलोनी के भाई हैं। तो वो थोड़ा फनी हो गया है। तो बट हाँ बहुत मजा आता है। नरेंद्र मोदी और LK अडवाणी टाइप की वाइब है ना। नहीं बट हाँ भैया तो मचा रहे हैं वो। हाँ, मेंस एक्सपी भी बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। पर लाइक तुम्हें अब लाइक लोग साथ साथ भी बुलाते होंगे ना कि यार चलो भाई बहन का कंटेंट क्रिएटर डुओ, इस बहाने से डबल व्यूज आ जाएंगे, डबल कोलैबोरेशन हो जाएंगे, बुला लेते हैं। हाँ बुलाया था एक बार किसी ने, वो एपिसोड अब तक आया ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है उसको। और हम तो इतना फन करके आए थे वहाँ पर भी। हाँ, I also saw that you guys were on London Top in the lockdown. मजे करने के लिए। I really like Saurabh Dwivedi. He's very, मतलब उनको बुलाओ, 4 घंटे का एपिसोड बनेगा ये। क्यों? वो बोलना ही नहीं बंद करेंगे। यार मतलब मैंने पहली बार एक ऐसा इंटरव्यू देखा जो मजाकिया भी है और लाइक पॉलिटिकली भी तो ज़्यादा अवेयर है। हाँ वो अवेयर तो बहुत है। क्या इस हंसी के पीछे कोई ऐसी बात है जो मैं जान नहीं जा रहा हूँ? अरे तो वो उनसे हमारा थोड़ा वैसा भी है ना कि वो तो हमारे मतलब ऐसे हम भैया ही बोलते हैं उनको। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ। तो भैया इनका हम गेम्स खेले उनके साथ, तो मतलब वो माइंड गेम्स नहीं माइंड गेम्स नहीं, नॉर्मल गेम्स ऐसे घर पे कार्ड गेम्स वगैरह। मतलब ऐसे हमारी थोड़ा चिल सीन है उनके साथ, तो वो थोड़ा उसमें निकल गया कि हाँ अवेयर तो वो बहुत है ऐसे करके। अच्छा। बट हाँ वो बहुत फन तो है, उनको बुलाओ कभी ऐसा। डन है। मैं बॉलीवुड वगैरह से कोई मतलब रिस्पॉन्स आया, पीपल लाइक सेइंग कि यार हमें बड़ा अच्छा लगा आपका काम, ऐसा कुछ लाइक डू एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फॉलो यू? हाँ क्या डू एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फॉलो यू? हाँ करते हैं। कुछ क्या कहते हैं यार, ग्रेट कंटेंट, कुछ कोलैब करते हैं, आ जाओ? हाँ नहीं ये तो नहीं हुआ है, कोलैब वाला सीन तो अभी नहीं हुआ है।
और मैं रहती हुई नहीं मुंबई में, तो आई थिंक उसका भी एक थोड़ा फर्क पड़ता है. You think you will shift to Mumbai for content? नहीं, never. नहीं, never. मतलब अनलेस कोई ऐसा ही शो मिले जिसमें 5-6 महीने के लिए रुकना है तो वो ठीक है. बट मैं You like the Noida area? हाँ, मुझे यार ये खुली सड़कें, ये वादियाँ, हाँ वो नहीं झेला जाता है मुझसे. वहाँ का मौसम, साल का एक बार मर्डर भी अच्छा लगता है जो होता है. हाँ, वो थोड़े रिलेटेबल लगता है ना कि ये तो घर है. बनना रहना चाहिए ना वो वाली वाइब में थोड़ा. तो अब मैं तो यार शुरू से यहीं रही, तो मुझे यहीं मजा आता है, यहाँ का खाना सब कुछ. जब तक कि थोड़ा सा डर का माहौल ना हो, मजे क्या है. हाँ, जब तक कोई ऐसे रात को पिस्टल ना दिखा दे तो क्या मतलब रात को 3 बजे फ्री में घूम रहे मुंबई में. हाँ एग्जैक्टली, रात को 3 बजे मरीन ड्राइव पे लड़की आराम से घूम रही है, उसमें क्या मजा है. थोड़ा घर में कैद रहने में ही तो मजा आता है. आप अपनी फ्रीडम को तभी वैल्यू करते हैं जब आपने ये सब देखा. तो मेरे को वो पसंद है, तो इसलिए मैं कभी शिफ्ट नहीं होना चाहूंगी. काफी फनी है यार तू, बहुत ज्यादा फनी है, नॉन स्टॉप. बट तू कोई ऐसे लाइक हैव यू डन स्टैंड अप एट ऑल? हाँ, मैंने किया है. कहाँ पे? मैंने कॉलेज में बहुत किया था. तब शोज होते तो एंकर एमसी टाइप का होता है, मोनो एक्टिंग टाइप? नहीं, प्रॉपर स्टैंड अप. वो स्टैंड अप कॉमेडी कॉम्पिटिशंस होते थे फेस्ट में. अच्छा. उसमें से 1,000 रुपए का इनाम होता था. मैं जीत के आती थी. 3-3, 4-4 हज़ार रुपए मैंने जीते हुए हैं. तो क्या लाइक वुड यू लाइक जस्ट राइट सिंपल जोक्स की एक हाथी ने तब चींटी मैं को क्या कहा? नहीं, तब मैं कॉलेज के अराउंड लिखती थी सारा. अच्छा. कि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी, तो वही कि गर्ल्स कॉलेज में क्या होता है. और बेसिकली मैं जब दिल्ली आई तो मैंने क्या चेंज देखा, तो उस पर ही जोक्स का मैंने प्रॉपर सेट लिखा था. वो सेम सेट 1 साल चलाया, हर कॉलेज में जाके परफॉर्म करा, हर जगह से 1-1 हज़ार रुपये जीता ही. बहुत मज़े आ गए. और फिर नेक्स्ट ईयर कुछ थोड़ा और डिफरेंट लिखा, तब भी जीत गई. तो मुझे लगा कि हाँ यार ये भी कर सकते हैं. फिर पेंडेमिक आ गया, सबका ही बंद हो गया. और तब मतलब जो स्टैंड अप कॉमेडियंस थे ऑलरेडी, वो तो करते थे ऑनलाइन शोज़ वगैरह, बट मेरा तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं था. मेरे लिए कौन टिकट खरीदेगा, तो तब मैंने कुछ नहीं किया. बट हाँ, अब मैं चालू करूँगी. अभी एक फेस्ट हुआ था, एक किसी न्यूज़ चैनल का ही था, तो उसमें मैंने स्टैंड अप किया था, तो वो भी सही गया. बट थोड़ा एक स्टैंड अप वाली सेटिंग में करना है, जो थोड़ी क्लोज्ड ऑडियंस में, तो वो शुरू करना होता है ट्यूसडेज को. हाँ, होता था ऐसे बहुत जगह है, तो बट करना है, अब शुरू करना है. मतलब लाइक वुड इट बी, आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी कि रील्स के कैमरा फेसिंग कंटेंट से शिफ्ट करके स्टेज पे, जहाँ पे ऑडियंस हमेशा वार्म नहीं होगी शायद. हाँ डेफिनेटली. क्योंकि ऑनलाइन तो आपको लोग फॉलो करते हैं तो वो वार्म होते हैं कि अरे सलोनी का कंटेंट आया वर्सेस इधर. और वो कंटेंट भी उससे फिर बहुत अलग है ना. वहाँ तो आपको तभी के तभी पता चल जाएगा कि अरे यार शिट, ये जोक नहीं चला, इस पे लाफ नहीं आई, अब क्या करें. हाँ, मेरे एक दोस्त है अर्पित बाला, वो भी कई बार कंटेंट पे आया हुआ है, कंटेंट कह रहा हूँ पॉडकास्ट पे आया हुआ है. तो वो उसका ऑनलाइन स्टाइल है करने का, ठीक है. बट हम जब स्टैंड अप कॉमेडी करने गए, उसने वो ऑनलाइन वाली सेम चीज़ें यूज़ करी. इनफैक्ट मैंने भी करी. हम अपनी आधी ऑडियंस लेके भी गए थे स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर, ताकि ऐसा ना लगे कि यार, मतलब ताकि ऐसा ना हो ना कि हम बिल्कुल ही जाके बॉम्ब कर रहे हैं. थोड़ा उसको वो कर दिया. बट यही बात है कि आपकी अगर ऑडियंस आई है तो ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं, आप पे हंसेंगे. बट जेनेरिक रेगुलर लोग लाइक हम तो हंसने आए हैं, हम तो कॉमेडी ऑडियंस है, हमें हंसा के दिखा दे, पैसे खर्च किए हैं, हमें हंसा के दिखा दे तू. तो वो थोड़ा डिफरेंट रहता है. तो अभी तो मेरा वही सीन चल रहा है कि मैं कर देती हूँ अगर ऐसे कहीं से आता है कि करना है. मैं टिकट्स बेच के अभी तक नहीं किया है, पैसे लेके किया है कि हम आपको इतना पे करेंगे, आप स्टैंड अप कर दो. सो कंटेंट फुल टाइम कर रही है अब तू? हाँ, ये फुल टाइम है. लाइक नथिंग एल्स, कुछ और नहीं कि यार एक साइड में एक चीज़ कर लूँ, लाइक जस्ट मेकिंग? नहीं, मैं कथक सीख रही हूँ. फॉर रियल? हाँ, सीख रही हूँ यार मैं. काफ़ी क्रेजी. हाँ, मैंने सोचा कि मैंने कुछ एक स्किल होनी चाहिए और भी. मतलब ऐसे कॉमेडी तो करते ही हैं, बट थोड़ा कुछ और भी कर लें. ये अपनी कथक में क्या है कि एक्सप्रेशंस भी आपको सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे. वो एनीवे मेरी एक्टिंग में काम आएगा. तो थोड़ा डांस भी सीख जाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बाराती डांस ही आता है. बाराती डांस ही बेस्ट होता है. हाँ, करती तो मैं अभी भी वही हूँ. ये तो ऐसे क्लोज उसमें ही करती हूँ अभी. देख, मैं जैसे डीप हाउस टेक्नो वाली गिग्स पे जाता हूँ ना, जहाँ से ऐसे चल रहा होता है ना, तो लोग ऐसे डांस कर रहे होते हैं ऐसे. लेकिन यार ये साथ में उठ के आ गई इसके. कोई बात नहीं, कोई सीन नहीं है, पड़ा रहने दे. नहीं, सीन क्यों नहीं है, मेरी तो पैंट पे पानी गिरा ना. अच्छा, गिर गया है. माइक तो बराबर है ना. हाँ, माइक बराबर है, तो पी ही लेती हूँ. पी ले यार, पी ले. क्रेजी. ओके, शुरू करते हैं. हाँ, दोबारा से शुरू करते हैं. सलोनी गौर, आपकी जर्नी के बारे में हम बात कर रहे थे. मैं यार इतने हंसी मजाक करता हूँ ना, मेरे से सीरियस बातें बिल्कुल नहीं होती है. तो मेरे से भी नहीं होती यार, मेरे से मत पूछना ये सीरियस सवाल कुछ. नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाला. आपकी रीलर्स के लिए क्या लाइफ एडवाइस है, आप ये क्या सब मत बोलना पूछना. चाहते हो? नहीं पूछ रहा मैं तो ये भी नहीं पूछूंगा हाउ डू यू राइट जोक्स. नहीं, पर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि एक लाइक
the one that you collaborated with your brother on, Every Policeman's Kids and Crime Shows, इतना funny video था. मतलब तेरे insights में आया होगा ना कि average watched 130%. मैंने 6 बार वो वीडियो देखा क्योंकि ये टिपिकल बॉलीवुड वाली कहानी है ना कि तुम्हें लगता है कि तुम पूरे दिन चोर को पकड़ते हो लेकिन तुम्हारा अपना ही बेटा एक चोर होता है. डैडी मैं क्या like it was so funny, like how did you even come up with that premise? तो मैं यही थोड़ा इसी जोन में सोच रही थी कि फिल्म्स में कैसे मतलब सारी फिल्म्स में एक सी चीज़ें हो जाती हैं. हाँ. जैसे एक मैंने काफ़ी पहले बनाया था कि पहले की मूवीज़ में कैसे डैडी डॉटर वाला होता है कि वो एक अमीर बच्ची डैडी कहाँ जा रहे हैं डैडी तो मैंने उसका डैडी मैं आपकी गाड़ी लेके जा रही हूँ डैडी. हाँ तो डैडी 2 लाख रुपए दो मुझे पर्स खरीदना है. और पापा उसके फुल पुराने ज़माने की बिटिया रानी तुम कहाँ जाओगी. तो मैंने उसका पार्ट 1 ही बनाया था. मेरे को उसका सेकंड एक तो मेरे साथ दिक्कत यही है कि या तो मैं दोनों पार्ट साथ में लिख लूँ तब तो ठीक है, वरना फिर हर दिन एक नया आइडिया आ जाता है. सोचती कि ये तो मैं कल बना दूंगी इसका पार्ट 2. तो उसका पार्ट 2 रह गया. बट मैं वही सोच रही थी कि यार बॉलीवुड पे ऐसा कुछ बनाते हैं. तो मैंने एक तो वो देखा था पाताल लोक. उसका बच्चा भी ऐसा ही है. पाताल लोक में उसका बच्चा तो पिटता है ना, पर पिटता है बट वो उसका फंस तो जाता है ना वो दूसरी चीजों में ऐसे ही. मतलब बाप पुलिस वाला नशे में पड़ जाता है. वो नशे में तो नहीं पड़ता है बट हाँ उसकी गुंडे लोगों से दोस्ती बेटिंग कुछ तो कर रहा होता है. अब याद नहीं आ रहा है, काफी पहले. बेटिंग एक टिपिकल बॉलीवुड ट्रोप है जहाँ पे अच्छे शरीफ माँ बाप का बच्चा एक गलत चीज में फंस जाता है, वो बेटिंग होती है. और उसमें क्या नाम है, वो कौन सी मूवी थी, आंखों देखी मूवी नहीं वो शो था ना अभी आर्या मैंने सुष्मिता सेन वाला है. तो उसमें उसका बच्चा एक दिन पिस्टल लेके स्कूल पहुंच जाता है. तो मैंने कहा यार ये एक्चुअली होता था, पता है वैसे पहले न्यूज में मैंने एक लिटरली देखा था जो लोगों के पास गवर्नमेंट इशूड रिवॉल्वर होती थी ना, बच्चे लेके पहुंच वो टीवी के नीचे रखते थे पापा के, कभी भी दिखानी होगी बेटा हमारा गन है, वो लेके पॉइंट ब्लैंक मार देते थे. हाँ तो मैंने वही सब देखा था कि यार ये हमेशा पुलिस वाले हमेशा एक मेहनती पुलिस वाला होता है और उसका बच्चा हमेशा एकदम ऐसा निकम्मा दिखाया जाता है. मैंने कहा ये बनाते हैं. तो उसमें मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा ये साथ में करते हैं ऐसा कुछ ऐसे क्रेजी सा लिख के कि ड्रग्स में रेप पे जा रही हूँ. हाँ ड्रग्स कर रहे हैं. हाँ सारे बच्चों का. अब फैमिली मैन में उसकी बेटी मनोज वाजपेयी की बेटी, हाँ उसका भी यही सीन था कि ना मम्मी को रिस्पेक्ट दे रही है ना अपने पापा को रिस्पेक्ट दे रही है. एक बार किडनैप हो गई तो फुल प्यार आ गया पापा पे. जब बचा के ले गए उसको. पापा आप तो इतने बड़े ऑफिसर हो, आई हैड नो आइडिया. पापा ने बचा लिया जिस दिन, उस दिन रिस्पेक्ट बढ़ गई. तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा यार बच्चे इज्जत ही नहीं दे रहे अपने पापा को, बताओ. तो हमने उसी से वो आइडिया लेके बनाया. फिर क्रेजी होता होगा ना, लाइक इमेजिन जस्ट बीइंग बोर्न इन अ पुलिस हाउस. तुम्हें सारी चीज़ें पता होती होंगी लेकिन तुम सोचते हो यार कि चलो ठीक है ये करते हैं, हम तो पुलिस के बच्चे, हमारे से क्या जाता है, हम तो मज़े कर सकते हैं. हाँ होता ही होगा, मतलब पता नहीं. हाँ हम तो कॉमेडी की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या होता. नहीं मतलब पता नहीं, मेरे आसपास कोई पुलिस में था ही नहीं कभी. Whoever I've had as a they always don't talk about their parents' profession too much. हाँ थोड़ा ऐसे NDA में रखते हैं. हाँ थोड़ा और कूल दिखाने के लिए भी ना कि हमें हाई प्रोफाइल चीज़ें पता है, हम नहीं बताएंगे. हाँ काफ़ी क्रेजी यार. मैं तो लाइक सो डू यू थिंक यू आर गोना कीप मेकिंग ऐसे कॉमेडी वाली रील्स, या लाइक डू यू वांट टू गेट इनटू लाइक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या शॉर्ट स्केचेस वगैरह? लाइक स्केचेस वगैरह यू डोंट डू टू मच राइट, यू जस्ट डू लाइक वन कैरेक्टर या कभी के साथ कोलैब हो गया. लाइक जैसे ये करते हैं हर्ष वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं ना फुल फ्लैशेड, तो 30-40 मिनट की वो होती है. हाँ उतना भी मैंने अभी नहीं सोचा है, मेरी इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है अभी. तो कुछ ही महीने पहले तो मैंने एक यूट्यूब की टीम रखी थी कि मुझे स्टैटिस्टिक्स वगैरह कुछ एनालिटिक्स उसका बताती रहा करे. वो अभी रखा, तो अभी मैंने थोड़ा स्लोली शुरू किया है. यू हैव समवन इन योर टीम नाउ? हाँ अब भी मतलब मेरी टीम बननी ही शुरू हुई है अभी. तो मेरा उतना अभी उस लेवल पे प्रोडक्शन पहुंचा नहीं है कि मैं उतने तगड़े स्केचेस अभी बनाना शुरू करूं. बट हाँ इन फ्यूचर कर सकते हैं. शो में तो हमने किया ही था ये सब स्केचेस वगैरह. ड्रीम प्रोजेक्ट लाइक जो मतलब यूड बी लाइक इनसेन, मजे आ जाएंगे ये बन जाए तो? मज़े आ जाए तो ऐसे तो यार मुझे एक तो ड्रीम्स में अभी मैं इतना आगे का सोचती नहीं हूँ कि मुझे 4 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है, नियर फ्यूचर में क्या करना है. तो अभी मैंने स्टैंड अप सोचा है कि मुझे वापस से वो शुरू करना है, क्योंकि उससे मेरी भी लिखने की हैबिट बनेगी और थोड़ा और अच्छे से जोक्स फ्रेम करना सीखूंगी. थोड़ा इंटरनेट ऑडियंस के बाहर भी. हाँ वो भी मुझे करना है. तो एक तो ये, और बाकी हाँ मुझे अपनी एक्टिंग भी एक्सप्लोर करनी है, जो कि 1-2 शोज में तो मैंने करी है और भी करना है मुझे. अभी नियर वाला मेरा यही ड्रीम है. बट इंस्टाग्राम पे जो तू मिमिक्री करती है, डू यू नॉट कंसिडर दैट एक्टिंग? आई कंसिडर दैट एक्टिंग, बट मुझे ऐसे वो वहाँ तो डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, स्क्रिप्ट राइटर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ. ऐसे दूसरे के नीचे काम करना अलग होता है. आपको कभी कभी, अब जैसे जब मैंने पहली बार शो किया था तो मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई मुझे बताएगा कि सलूनी ऐसे बोलते वैसे बोलते. जब मैंने अनकॉमन सेंस किया था तो वो तो उसमें शुरुआत में स्टैंड अप भी होता था, तो उसमें 3 कैमरा लग गए मेरे मुंह पे पहले ही दिन. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं किस तरफ देखूं, और उसमें कैमरे में देखकर बात भी करनी है. और कितने लोगों का क्रू था तब? पेंडेमिक था वो 2020 हमने शुरू किया था जुलाई नहीं अगस्त में ऐसे.
तो तब कोई ऑडियंस अलाउड नहीं होती थी, तो जो अपना क्रू होता था वही होता था। तो कितने लोग? 15, 20, 7, 8, 10 रहते होंगे, 40-50 30-40 लोग। हाँ, मतलब फोन पे वीडियो बना के से डायरेक्ट 30-40। तो वो परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं फील हुआ यार कि 30-40 लोग परफॉर्मेंस प्रेशर कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि स्टेज पे हमेशा से रही हूँ। हाँ। बट वो चीज़ समझ में नहीं आई कि अचानक से जहाँ मैं एक फ़ोन अपने हाथ में पकड़ के बना रही हूँ और अब मुझे कैमरा में देखकर बात करनी है, और मैं किस लाइन पर कौन से कैमरा में देखूँ वो समझ में नहीं आता था। तो वो तो पॉइंट्स थे ना कि इस स्पॉट पे जाना, फिर वो ठीक है, वो तो मैं स्टेज पूरी यूटिलाइज कर लूँगी। बट जैसे अभी मैंने एक उसमें हम क्या करते थे कि जो पूरे हफ्ते की न्यूज़ है उस पर जोक्स मारते थे। तो अभी पहले प्रीमाइस सेट किया कि हमने इस पहले न्यूज़ बताई कि यहाँ ऐसा हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता था कि अरे शिट, जोक इधर देख के बोलना था और अचानक से आई लाइन शिफ्ट हो गई इस कैमरे पर। तो वो बहुत अचानक से एक ट्रांजिशन हुआ था मेरी लाइफ में भी कि अरे यार, जहाँ तो सारा ही कैमरे में देखकर बोल रहे थे, अभी इसमें भी देखना है, उसमें भी देखना है और इधर भी देखना है। तो वहाँ फिर ये एक चीज़ मुझे भी समझ में आई कि एक डायरेक्टर के नीचे काम करना, कि आपको वो बताएंगे। फिर वो आके, प्रेम था डायरेक्टर हमारे, तो वो आके बताते थे, नहीं मिस्त्री तो वो आगे बताते थे कि देखो सलोनी ऐसे करो वैसे करो। तो वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मैं समझती हूँ कि अगर मैं फ़ोन पर ही करती रहती तो मैं कभी नहीं समझ पाती वो चीज़ें। तो वो एक डिफरेंस आता है। तो हाँ, मैं उसको इसलिए एक्टिंग नहीं समझती हूँ, वो उस कैमरे पर एक्टिंग करना वो अलग ही चीज़ होती है। बट जैसे लाइक व्हेन यू रिकॉर्ड योर टेक्स, कुछ तो लिखती होगी ना, लाइक यू आई सॉ योर टॉक, लाइक यू वर टॉकिंग अबाउट यू मेक नोट्स पर यू डोंट राइट द जोक्स प्रॉपर्ली। फिर वो जब डिलीवरी में स्पॉन्टेनियसली यू डू 1 or 2 टेक्स। नहीं, अब मैं लिख लेती हूँ प्रॉपर्ली, क्योंकि प्रॉपर्ली जोक्स। हाँ, तो अब मैं क्यों लिखती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने कुछ भी इधर उधर कुछ बोल दिया तो आपको तुरंत गाली पड़ेंगी। हाँ, कि पहले क्या होता था कि कुछ रैंडम जोक आया तभी बोल दिया, जोक बहुत फनी है, लेकिन ट्रोल भी हो गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखने वाले बहुत कम है और कोई अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी। लेकिन अब ये है कि देखने वाले बढ़ चुके हैं, ऑडियंस में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग हैं अब। तो वो गाली गलौज का भी प्रयोग नहीं करती। तो वो तो मैं रियल लाइफ में भी नहीं देती, तो वो मेरा कभी रहता ही नहीं है कि निकल जाएगी कैमरा पर, निकलेगी ही नहीं। तो कितनी इजी लाइफ है गाइस इनकी। गाइस मैं गाली भी नहीं दे पाती, कितनी मुश्किल लाइफ है मेरी। मेरा स्ट्रगल मत कम करो ना यार। क्या बात है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। मेरी मम्मी मुझे मना करती है कि मैं गाली ना दूँ। Crazy. हाँ, तो मैं नहीं देती, ये मेरी अपनी चॉइस है। मतलब मुझे कभी वो वही होता है, कौन कह रहा है गाली देने के लिए? मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे अब भाई कितने YouTube पे 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो हैं, है ना? 3.5, हाँ, कुछ ऐसे याद भी नहीं, इतनी बड़ी संख्या हो गई है शायद 3.5। हाँ, आज अभी वो अपडेट हो रहा था, मैं चेक कर रहा था ना भाई, डेली के 10,000 लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? इतनी जनता है यार देश में, बहुत जनता है देश में। मेरे को लगता है कि जियो जब से आया ना उससे भी बहुत हुआ। नहीं तो पहले तो इंटरनेट कितने लोग अफोर्ड कर पाते थे? मेरा भाई वीडियो बनाना था, हम देख नहीं पाते थे, हमारे पास ना फोन था ना इंटरनेट था, देख ही नहीं पाते थे। हमारे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था तब, छोटा वाला फोन था। हमें रिश्तेदार बताते थे, ये देख लो क्या कर रहा है आपका लड़का। हमने कहा हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा कोई वीडियो होगा जब सब रिश्तेदारों ने बोला होगा ये बढ़िया कर रही है, लाइक यूनैनिमसली ओके फ्रॉम एवरीवन। हाँ, मतलब ये तो हुआ है ऐसे। मतलब अब तो रिश्तेदार फोन करके बोलते हैं कि हाँ अच्छा कर रही है। हमें भी शाउट आउट दे दो यार, हमारा बिजनेस है। नहीं, शाउट आउट नहीं, उनका वैसा आता है कि हम आएंगे तो हम भी एक वीडियो बनाएंगे सलोनी के साथ। हाँ, तो अब मैं क्या बनाऊँ यार, मतलब क्या करूँ मैं? अच्छा, ऐसी भी रिक्वेस्ट आती है कि ये फलाने वाली फूफी जी ये भी बनाना चाह रही हैं, इनका भी कुछ है, इनको करा दो, जो वो फेवर मांगने वाले होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। मतलब लेकिन ऐसा होता है कि जैसे अब मैं जैसे आपके साथ अभी मैं कुछ देर पहले बता रही थी, हम अलग से जब बात कर रहे थे कि अभी ये इंजीनियरिंग डॉक्टर जैसा हो गया है कि सबको यही करना है। हाँ, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे रिलेटिव्स के, तो अब क्योंकि उनको ये भी लगता है कि ये इजी है काफ़ी, आपके फ़ोन में मतलब खुल तो जाएगा ही ना वीडियो का ऑप्शन, उसके बाद आप चाहे कुछ भी बोलो। तो उनको ये लगता है कि ये दीदी कर रही है, ये तो कितना आसान है। आसान तो नहीं है। हाँ, तो उनको ये नहीं पता ना कि आसान नहीं है। उनको तो ये लगता है कि हाँ बकवास तो हम भी कर सकते हैं। अब उनको मेरे जोक्स नहीं समझ में आते ना, तो उनका सीधे ही आता है। एक बार मेरी एक कज़न है, उसका फ़ोन आता है मेरे पास, वो छोटी है अभी, तो उसका फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ ऐसे मेला निकल रहा था, हमने उसकी वीडियो बना के डाली है यूट्यूब पे, अब पैसे कैसे मिलेंगे? मैंने कहा यार ये क्या सवाल पूछ लिया। मैंने कहा अब तो फिर मैंने उसको, अब वो चाहे उसको गलत तरीके से, बट मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा अभी तू पढ़ाई कर, अभी तू बहुत छोटी है यार, अभी तेरे को कोई मतलब तू वीडियो वगैरह बना, बट तू पैसे के उसमें मत पड़ अभी से। वो इवेंचुअली अगर होना होगा तेरे तो हो ही जाएगा, अभी तू उसमें मत पढ़ना। अभी जो तेरा मेन फोकस होना चाहिए वो पढ़ाई होनी चाहिए।
एक पॉइंट पे तूने 10th पास कर ली, उसके बाद करो यार। अब मतलब मेरे को ऐसा भी लगता है ना कि अगर आप बहुत जल्दी आ जाओगे ना इसके अंदर, तो एक जो लाइफ एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर की जरूरत होती है ना, कि उस एक्सपीरियंस को टेबल पे लाने के लिए कि मेरे साथ 10-15 चीजें हुई जिंदगी में, अब मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ। ये बहुत सही चीज बोली। हाँ, तो वो तुम एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। अब वो उसको अभी से इस चीज में तुम बनाओ, मैं वो नहीं कह रही तुम बनाओ, बट उसको फिर उस चीज की तरह मत देखो कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, पैसे कैसे मिलेंगे हमको, इससे पैसे कमाने। अरे अभी तुम्हारे मम्मी पापा कमा रहे, तुम ऐश करो अभी, तो फिर उसके बाद तो बड़े हो के तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी ही है, तब से सोचना पैसे वैसे का। अभी से क्या इतनी मेहनत करे तो मैं तो हाँ बात सही है। वैसे कोई पता नहीं कौन सा स्टैट आया था जिसके अंदर बताया था कि आजकल के बच्चे, यूएस के अंदर आया था कि उनके जो टॉप प्रोफेशंस थे उनमें था यूट्यूबर, ब्लॉगर, एक्टर, ठीक है, एक आध एंकर, ये वाले हो गए। पहले कुछ और था, भैया मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, हम सोचते थे एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। मेरे को लगता था मैं डेरेक ओब्रायन बन जाऊंगा कोई कॉन्टेस्ट वाला। अब तो चेंज हो रहा है, सही है, इट्स फॉर द गुड ओनली। अब हमारे यहाँ तो हमारे कंट्री के लिए तो स्पेशली काफी सही चीज़ है, जहाँ इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, सबने खुद से अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लिया, ये तो बहुत सही चीज़ है। देखो जैसे टिकटॉक के आने की वजह से लिप सिंकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों में टैलेंट था, वो उनको इमोट करना था, लेकिन फ्रूट भी खा सकती है कोई बात नहीं। मैं डर के मारे नहीं खाया कि इसे भी उठाऊं और कहीं और जाके नहीं खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। इतने मैं अपना लंबा ऐसे बता रहा हूँ टिकटॉक की खूबियों के ऊपर। जैसे टिकटॉक के अंदर मैंने भी देखा कि मैंने अपने परिवार के लोग देखे जिनके मन में वो थी यार कि हम भी कुछ करें, हमें भी शो करना है, लेकिन उनकी आवाज़ उनको पसंद नहीं, ठीक है, तो गाना पीछे चलता है, लिपसिंग हो जाता है, वॉइस ओवर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो उसके अंदर जाके ऐसे। पुनीत भी यही करता था इतने समय तक, फिर उसके बाद पुनीत फुल पावर अपनी कॉमेडी पे आ गया ओरिजिनल। मेरे को ये भी लगता है कि जैसे you came on to the internet at like ages of 18, 19, 17 early, right? फिर भी early थोड़ा सा like अगर तुम you know like in your late teens, early 20s तक आते हो ना, तो तुम्हारे पास कुछ बातें होती तभी फिर ओरिजिनल कंटेंट निकल के आता है। अदरवाइज तुम इंटरनेट कल्चर के ही गुलाम होते हो कि इंटरनेट पे भी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये तेरा मेजोरिटी कंटेंट जो फटा है मेरे हिसाब से भी, वो ट्रेंडिंग जरूर है, लेकिन उसके अंदर तेरी जो ऑब्जर्वेशन तूने निजी जिंदगी में देखी है, भाई बहन परिवार लोग, उसके अंदर से निकल के आई। इट्स नॉट प्योरली रिएक्टिंग टू द इंटरनेट। मेरा वही मानना है अभी कि अपना बचपन जियो यार अभी, मतलब अगर बना भी रहे तो प्रेशर में मत बनाओ फिर कि हमें भी दीदी की तरह पैसा कमाना, भैया की तरह पैसा कमाना, मजे के लिए बनाओ। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने ये सोच के नहीं किया था कि एक पॉइंट पे मेरी ऑडियंस इतनी ज्यादा होगी या मेरे इतना पैसा मिलेगा। मुझे तो पता भी नहीं था कितना मिलता है। मेरे भाई ने कभी अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया ही नहीं था मुझे, कभी बताते भी नहीं थे कितना मिल रहा है। तो मेरा तो बहुत चिल ऐसे कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए दिन के 5 जोक मार रही हूँ, मजा आ रहा है, बस उसमें खुश हूँ मैं। पूछ लेना सुरंग तो नहीं खोद रही हो अमेरिका की तरफ? तो पर लाइक फिर भी लाइक डू यू थिंक लाइक you wouldn't have made it if you like didn't have पहले से अंडरस्टैंडिंग कि घर पे एक भाई को भी कंटेंट के बारे में थोड़ा पता था? लाइक ऐसा लगता है कि थोड़ी चीज़ें ईजी हो गई। हाँ, ईजी तो डेफिनेटली हुई है। ईजी ऐसे भी हुई कि जैसे थोड़ा क्रिटिसिज्म जो आया वो मेरे भाई के टाइम पर ही आ गया। किस घर वालों की तरफ? घर वालों की साइड से, क्योंकि इसलिए दोस्तों जो बड़ा भाई बहन होता है, मैं खुद हूँ, वो सैक्रिफिशियल होता है ताकि छोटे मौज ले पाएं। हाँ, मैं तो अपने भाई को पूरा क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का कि मैंने उनके वजह से मैंने बहुत मौज ली है लाइफ में। उन्होंने जो जो नहीं किया वो पूरा ट्राई करते हैं कि मैं करूँ वो चीज़ें, तो वो मुझे हमेशा उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और उनका वही, क्योंकि मेन स्ट्रीम प्रोफेशन नहीं है कुछ भी ये, तो पेरेंट्स को भी होता था कि अरे कैसे खाओगे कमाओगे क्या करोगे, तो वो डांट सारी भैया को पड़ गई। मेरे टाइम पे भैया थे देखने के लिए कि देखो इनका एक शो आ चुका है, तो मेरा भी एक दिन आ जाएगा, तो मुझे ये कर लेने दो। मम्मी का थोड़ा ऐसा था कि दोनों भाई बहन सेम ही चीज़ करोगे, तू तो कुछ थोड़ा अलग कर ले। थोड़ा सा कुछ अलग करता। मैंने कहा नहीं, अब मुझे यही करना है। तो फिर भैया ने समझाया कि देखो अच्छा करती है, इसको अभी से इन लोग इतने बड़े बड़े लोगों के मैसेज आते हैं कि तुम देखो अच्छा कर रहे हो। तो वो जब समझाया, फिर उन्होंने थोड़े इंटरव्यूज़ देखे मेरे, तो वो उससे हुआ। बट हाँ, मेरे भाई ने मुझे ऐसे भी काफ़ी सपोर्ट किया कि लिखती मैं खुद थी। फिर अभी जैसे पुनीत का आप बता रहे थे, सब कुछ ही खुद करता है वो। अभी मैसेज के रिप्लाई भी सब कुछ, कोलैबोरेशन वगैरह सब कुछ खुद ही देख रहा है। वो काम भैया ने देखा एक टाइम तक मेरा। मैं कॉलेज में थी, मैं पढ़ भी रही थी और मैं ये कंटेंट भी बनाती थी। ये सारी चीज़ें भैया देखते थे कि किसी का मेल आया उसको रिप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरे से बात भी नहीं होती थी। मैं तो शायद जहाँ मेरी पहली वीडियो के जो पैसे उन्होंने लगाए कि ठीक है ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, मैं शायद ऐसे बहुत सस्ते में कर देती। मुझे तो पता ही नहीं था क्या सीन रहता है। और ऐसे ही फिर मार्केट में आप ऐसे थोड़े गलेबल होते हैं, आप ऐसे लोग ले जाते हैं, कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। बिकॉज अगेन दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट वर्ल्ड एज वेल। इसके अंदर कोई फिक्स रेट नहीं है कि मतलब भाई पेप्सी 20 रुपए की आती है वीडियो। हाँ, exactly. वीडियो की तुम्हें 2,000 मिल सकते, 20,000, 2 लाख, 2 करोड़। इट्स जस्ट वेरी एम्बिगुअस। तो वो मेरे भाई ने ही सारा कुछ किया, वो देखा। और आई थिंक वो मैं खुद से कर भी नहीं पाती उस स्टेज पर, क्योंकि मुझे पढ़ना भी था। रक्षाबंधन पे भी रील बनाते हो? नहीं, बस पैसों का लेन देन करते हैं।
हाँ तो हाँ चेंज मतलब उनकी वजह से मुझे काफ़ी सपोर्ट तो मिला है. हाँ डेफिनेटली. बढ़िया सीन है यार. It's very fun to watch. I mean, I watched his content first, then I discovered you. Then you are the rising star of YouTube Shorts. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. पर you're very funny. I will say that. And you know, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसी कॉमेडी बाहर आई जो कि मेरे को मतलब मैं जब इंडिया में पहले कॉमेडी आई थी ना, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में थी. अच्छा. तो कॉमेडी को देखने के लिए पहले तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए थी, फिर इंग्लिश आनी चाहिए थी, फिर तुम्हें उसके बाद अगर तुम नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हो तुम्हें मेंटली हंसना होता था बिकॉज इंटेलेक्चुअल जोक्स थे. ओह ही सेड दैट स्मार्ट, नॉट लाइक कि पेट में से हंसी आ रही है, यू नो. तो जब मैंने तेरा कंटेंट देखा तो मेरे को लगा यार कि मतलब स्पेशली यार जो घर वालों की वो जो चीज़ें होती है ना, दैट मैं भी ऐसे एक कूल मतलब मैं साउथ दिल्ली वालों को डिस नहीं कर रहा है या साउथ मुंबई को डिस नहीं कर रहा है, एक एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ. मैं कूल मेट्रोपॉलिटन अपब्रिंगिंग से नहीं आता, ठीक है. मतलब तू अपने शहर से आई है यहाँ पे और तू अभी झुग्गी के सामने खड़ी थी, फिर मैं तेरे को पिकअप करने आया. तो ना मेरी दुनिया के अंदर ना मेरे को दोनों दुनिया हमेशा दिखी, लेकिन कभी भी हिंदी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली. फिर जब मैंने तेरा वो देखा तो मेरे को लगा कि यार नहीं, ऐसे तेरा देखा, सतीश रे का देखा, अभिषेक उपमन्यु का देखा, तेरे भाई का देखा, ठीक है, जाकिर खान का देखा, लगा कि यार देर इज़ मोर टू इंडियन कॉमेडी दैन जस्ट लाइक यू नो कि तुम एक बैंगलोर के कॉमिक हो और तुम सिर्फ इंग्लिश में बात करते हो. तो मेरे को अच्छा लगा. कोई बात नहीं, शॉर्ट्स मैं ले सकता हूँ ना. मैं कैंसिल हो सकता हूँ, तुम हो तो. हाँ मैं तो कुछ नहीं बोल रही. हाँ, मत बोल. सही है. बट इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन दोस्त कास्ट. Thank you. Thank you. People can follow you on Salone with 3 Ys. SALONA and triple Y. Triple Y. तूने ये पहले से कर रखा है ना, ये कंफ्यूजन होती है. क्या? Like how to say that to people? हाँ सलोने यही है. Salone everywhere Salone. हाँ ये मम्मी वैसे मेरी चिल्ला के बुलाती थी ना, कभी ऐसे बुलाना सलोने, तो मैंने कहा ठीक है यही रख देते हैं. सारे बाकी टेकन थे. सही. और बाकी तेरे लोग तेरे भिन्न कैरेक्टर्स को जो कि बढ़ रहे हैं हर रोज, उनको देख सकते हैं. दोस्तों मुझे प्यार देते रहें ऐसे ही अपना. मेरा घर चलता रहे, मेरी सैलरी नहीं आती है, मेरी मम्मी परेशान रहती है. दोस्तों हम एक पिटीशन करते हैं, प्लीज़ कैटो पे लगाइए सेव सलोनी फ्रॉम बैंकिंग जॉब. या प्लीज़. तो हम ये कर सकते हैं. और बाकी मैं चाहता हूँ भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड्स, केवल ऐसे नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी, जो ब्रांड्स हैं इनको पैसे दें. ये आपको हंसाएंगे, आपके ब्रांड का इंटीग्रेशन भी कर देंगे. बिकॉज ब्रांड ही क्या जो सेल्फ अवेयर होकर कॉमेडियंस के थ्रू हंसी ना बना पाए. थक गया इतनी सारी एंकर वाली बातें करके थक गया. जब ऐसे करना पड़ता है ना, सीटी देना पड़ता है. हाँ बट सही यार, आई हैड फन टॉकिंग टू यू एंड we'll see you all in the next Dostcast. Bye bye.